आज हम लोग का लेक्चर 9 है। हम लोगों ने लास्ट टर्म पर 8th लेक्चर सॉइल मैकेनिक्स का लिया था। आज टाइमिंग हमारी थोड़ी सी चेंज हुई है पिछले टर्म से। एक तो आप लोगों के लिए सबके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि कल से आप लोगों का हाईवे इंजीनियरिंग का क्लास स्टार्ट हो रहा है और हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास आप लोगों की कल से रात में 8 बजे से रहेगी, 8 से 9। ये टाइम हम लोगों ने रखा है कि जो जॉब वाले बच्चे हैं, जो जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका दिन में जॉब रहता है, उन बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि 10 से 5 सर हम लोगों का थोड़ा-सा एक हम लोगों को दिक्कत होती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने इस टाइमिंग को थोड़ा-सा चेंज किया और इस टाइमिंग को अभी चेंज करके हम लोगों ने रात में 8 बजे की टाइमिंग हम लोगों ने सेट की है। रात में 8 बजे से वो बच्चे क्लास ले पाएँगे अपनी। तो हाईवे की क्लास हमारी रात में 8 बजे से रहेगी और 2-3 दिन के अंदर आपका एक सब्जेक्ट और स्टार्ट हो जाएगा और फिर कंटीन्यूअसली अगस्त तक आपकी डेली 3 आवर्स की क्लासेस रहा करेंगी। ठीक है? सॉइल मैकेनिक्स की इस क्लास के अंदर बेसिकली हम लोगों को आज कैपिलरिटी और परमेबिलिटी के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टर्म के ऊपर क्या किया था। हम लोगों ने लास्ट टर्म पर क्या-क्या पढ़ा था। तो जो हम लोगों का लास्ट टर्म था, वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल देखा था, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक फाइन सॉइल को हम लोग अलग-अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम उसके सब ग्रुप की बात करते हैं, है ना? यहाँ उल्टा होता है, पहले सॉइल टाइप नहीं निकलता, पहले क्या निकलता है? सब ग्रुप निकलता है। तो अगर हम उसके सब ग्रुप की बात करते हैं, तो जो सब ग्रुप पॉसिबल थे, वो सब ग्रुप कितने पॉसिबल थे? 3, है ना? कौन-कौन से? एक था H, एक था I और एक था L। H क्या होता था? हाईली प्लास्टिक और कंप्रेसिबल, आप जो भी करना चाहें। आई क्या होता था? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और इंटरमीडिएट प्लास्टिक। और एल क्या होता था? लो कंप्रेसिबल और लो प्लास्टिक। समझ लिया उन्होंने? ये 3 सब ग्रुप हो जाते थे और ये 3 सब ग्रुप के बाद हम लोगों ने सॉइल टाइप देखा था। तो सॉइल टाइप के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि सॉइल टाइप देखने के लिए आपको हमेशा किसको यूज करना है? ए लाइन को। ए लाइन का फुल फॉर्म क्या था? ए कैसा ग्रांडे लाइन, क्योंकि वो ए कैसा ग्रांडे में दी थी। ए लाइन की जो इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी, वो ए लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने क्या देखी थी? ए लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी कि आईपी की वैल्यू होती है 0.73 WL माइनस का 20। आईपी मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है और WL मेरा लिक्विड लिमिट है, इतना हम लोग सब लोग जानते हैं। नाउ सी क्लियरली, फर्दर हम लोगों ने इसके अंदर क्या देखा था कि अगर आपको किसी सॉइल का सॉइल टाइप लेट अस सपोज दैट आप लोग किसी सॉइल का सॉइल टाइप डिसाइड करना है, तो सॉइल का सॉइल टाइप डिसाइड करने के लिए आप क्या कीजिए कि उस सॉइल का जो WL दिया हुआ है, उस WL के रिस्पेक्ट में आईपी निकाल लीजिए, है ना? और अपना आईपी सॉइल लिख लीजिए कि आईपी सॉइल कितना आया। उसके बाद अपना आईपी निकालिए ए लाइन से, उसी WL के रिस्पेक्ट में कि ए लाइन का आईपी कितना है। फिर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि अगर आपका आईपी सॉइल आईपी ऑफ ए लाइन से ऊपर आता है, मतलब आपकी सॉइल ए लाइन के ऊपर आ रही है, और अगर आपकी सॉइल ए लाइन के ऊपर आ रही है तो फिर वो क्या हुआ करती थी? वो क्ले हुआ करती थी। और अगर ये उल्टा हो जाता था कि अगर आपका आईपी सॉइल लेस देन आईपी फ्रॉम ए लाइन है, तो फिर वो क्या हो जाता था? फिर वो आपकी फिल्ट हो जाती थी। एग्जैक्टली हो ना? अगर आपको ऑर्गेनिक सॉइल या ऑर्गेनिक क्ले के बारे में बातचीत करनी होती थी, तो फिर मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि इसके लिए आप लोगों को पेपर में दिया होना जरूरी है कि वहां पर ऑर्गेनिक नेचर के पार्टिकल्स हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने सॉइल वाटर के बारे में पढ़ा था कल। सॉइल वाटर के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि 4 तरह के वाटर होते हैं। पहला वाटर कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल वाटर, या इसको क्या बोलते हैं? फ्री वाटर, या इसको क्या बोलते हैं? ड्रेन्ड वाटर। ये क्या करता है? ग्रेविटी के अंडर नीचे ड्रेन कर जाता है। जो दूसरा वाटर हम लोगों ने कल पढ़ा था, उस दूसरे वाटर का नाम क्या था? उस दूसरे वाटर का नाम हुआ करता था वॉइड वाटर। वॉइड वाटर का एक नाम और क्या होता था? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इसका नाम क्यों होता था? क्योंकि कैपिलरिटी के अंडर सॉइल के वॉइड्स में रुकता था। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? एडजॉर्ब्ड वाटर। एडजॉर्ब्ड वाटर के फर्दर 2 पार्ट थे। कौन-कौन से? एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर और एक फिल्म वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर किससे जुड़ता था? एडहेशन से। फिल्म वाटर किससे जुड़ता था? कोहेजन से। और ये जो एडजॉर्ब्ड वाटर की लेयर्स होती थी, इन लेयर्स का डेंसिटी, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से हाई रहता था और फ्रीजिंग पॉइंट लो रहता था। वो टर्म में जो वाटर देखा था, वो वाटर कौन सा देखा था? सॉल्वेशन वाटर। सॉल्वेशन वाटर क्या था? जो पर्टिकुलर वाटर सॉइल के मॉलिक्यूल के
आउटर स्किन को बनाता था, उसकी हाइड्रेशन सेल को बनाता था, वो सॉल्यूशन वाटर था। सॉल्यूशन वाटर के बारे में क्या बताया था कि एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और आयोनिक बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं सॉइल के मॉलिक्यूल से। फिफ्थ नंबर पर क्या बताया था, स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर के बारे में बताया था कि केमिकली कंबाइंड वाटर होता है, केमिकल प्रोसेस से जुड़ा हुआ रहता है और सॉइल के मॉलिक्यूल के अंदर रहता है, सॉइल का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उसका पार्ट होता है। हम सॉल्यूशन वाटर और स्ट्रक्चरल वाटर को कभी भी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर काउंट नहीं करते, और जब भी कभी वाटर कंटेंट निकालते हैं तो हम केवल कौन से दो वाटर काम में लेते हैं, व्हाइट वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और या फिर एडसॉर्ब्ड वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर का कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटेशनल वाटर पानी डालते ही क्या हो जाता है, ग्रेविटी के अंडर ड्रेन हो जाता है ना? तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टर्न पर पढ़ लिया था। ये छोटा सा क्विक मैंने रिवीजन आप लोगों को करवाया लास्ट टर्न के हमारे लेक्चर का। अभी हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग लेक्चर नंबर 9 के अंदर कैपिलरिटी और परमिबिलिटी के बारे में समझेंगे। कैपिलरिटी, सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, परमिबिलिटी नहीं, हम लोग सॉइल स्ट्रेसेस के बारे में आज समझेंगे। सॉइल स्ट्रेसेस कैपिलरिटी का ही पोर्शन है ना? हमने जो भी सॉइल वाटर पढ़ा हुआ है उसी का पोर्शन है। परमिबिलिटी हो सकता है हम आज शुरू कर लें, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि सॉइल स्ट्रेसेस एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो परमिबिलिटी के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मे बी हम इसको कल स्टार्ट कर पाएंगे, है ना? हालांकि स्लाइड्स मेरे आज के लेक्चर में हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने परमिबिलिटी लिखा हुआ है, लेकिन शायद हम इसको आज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सॉइल स्ट्रेसेस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है कैपिलरिटी के बाद, तो हमें उसको पूरे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो चीज हमें पढ़नी है वो है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी के अंदर एक बात जो आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, अच्छा एक बात तो ये कि आज आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सीधे प्रेजेंटेशन में डाल नहीं सकते, हमें इन चीजों को थोड़ा सा बोर्ड पर समझना पड़ेगा, है ना? इसलिए मैंने ग्रीन बोर्ड लिया हुआ है जिससे आप लोगों को किसी को ज्यादा दिक्कत ना हो। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है या फिर मेरा कोई फिगर समझ में नहीं आता है, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और मुझसे उसे दोबारा लिखने के लिए या फिर दोबारा उस फिगर को बनाने के लिए बोल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि फिगर ठीक हो। कैपिलरिटी बेसिकली क्या होता है, मेरे ख्याल से कैपिलरिटी आप सभी लोगों ने अपने स्कूल के टाइम में पढ़ा हुआ होगा। मैं अभी सॉइल के अंदर नहीं हूँ, मैं अभी एक नॉर्मल कैपिलरिटी की बात कर रहा हूँ, है ना? कैपिलरिटी क्या होता है कि लेट अस सपोज दैट आपके पास एक कोई पर्टिकुलर एक ऐसा आप लोगों ने कंटेनर लिया हुआ है और उस कंटेनर के अंदर आपने लेट अस सपोज दैट वाटर भरा हुआ है ना? ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लेट अस सपोज दैट आपने इस तरीके से वाटर भरा हुआ है, तकरीबन यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर एक स्मॉल डाया की ट्यूब इंसर्ट कर दी। अगर आपने इसके अंदर एक स्मॉल डाया की ट्यूब इंसर्ट कर दी तो वाटर क्या है, वाटर इसके अंदर एंटर करने लगेगा, जो वाटर है वो इस ट्यूब के अंदर एंटर करने लगेगा और वो वाटर क्या करेगा, इसके अंदर एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाएगा। जिस हाइट तक ये वाटर इसके अंदर पहुंच जाएगा उसे हम बोलते हैं कैपिलरी राइज, है ना? कैपिलरी राइज कैसे दिखाते हैं, एचसी से। एचसी इज नोन एज कैपिलरी राइज। सब क्लियर हो? नाउ सी, अब पहली बात तो ये कि ये वाटर आखिर इस ट्यूब में ऊपर कैसे पहुंचा, है ना? पहली बात तो ये कि वाटर आखिर इस ट्यूब में ऊपर कैसे पहुंचा, ये वाटर कैसे इस ट्यूब में ऊपर चढ़ गया। तो पहले तो हम लोगों को थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा, ये वाटर इस ट्यूब में ऊपर कैसे चढ़ा, मतलब जो कैपिलरिटी का फिनोमिना है वो कैपिलरिटी का फिनोमिना कैसे हुआ। कैपिलरिटी का फिनोमिना कैसे हुआ उसके लिए हमको वाटर की एक प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा। वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है और उस वाटर की प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। उस वाटर की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि वाटर की सरफेस एक टेंशन में रहती है। और वाटर की सरफेस कैसे टेंशन में रहती है कि जैसे लेट अस सपोज दैट ये वाटर का वॉल्यूम है, तो चारों तरफ से क्या होना चाहता है, कंप्रेस होना चाहता है। तो क्लियर हो? चारों तरफ से कंप्रेस होना चाहता है, चारों तरफ से अंदर को घुसना चाहता है और मिनिमम से मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम से मिनिमम वॉल्यूम घेरना चाहता है। इसका क्लियर हो? इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि वो चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, अंदर घुसना चाहता है, कम से कम वॉल्यूम करना चाहता है, इसलिए जो उसकी पूरी सरफेस होती है उस पर एक खिंचाव आ जाता है, एक टेंशन आ जाती है। क्लियर हो? और उस टेंशन को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप सभी ने बलून देखा होगा, गुब्बारा, है ना? गुब्बारा क्या करने की कोशिश करता है, जब आप उसके अंदर हवा भरते हैं तो आप उसकी सरफेस को देखेंगे तो उसकी सरफेस क्या कर रही है, उसकी सरफेस अंदर को घुसने की कोशिश कर रही है। क्लियर हो? उसकी सरफेस अंदर को जाना चाहती है, वो छोटा करना चाहती है, मिनिमम से मिनिमम वॉल्यूम घेरना चाहती है। अब उसकी सरफेस के ऊपर आप हाथ लगा के देखिए, उसकी सरफेस के ऊपर हाथ फेर के देखिए, आपको एक अलग टेंशन लगेगा। आपको क्लियरली दिखाई देगा कि वो गुब्बारे की जो सरफेस है, वो गुब्बारे की सरफेस इसमें किसमें है, टेंशन में है। इसका क्लियर हो? सिमिलरली वाटर होता है, वाटर भी क्या करता है, मिनिमम से मिनिमम वॉल्यूम रखना चाहता है। वाटर भी क्या करना चाहता है, कम से कम वॉल्यूम लेकर के आना चाहता है। क्योंकि वाटर कम से कम वॉल्यूम लेकर के आना चाहता है, इसीलिए वाटर का जो सरफेस होता है वो काय में आ जाता है, गुब्बारे की सरफेस की तरह टेंशन में आ जाता है।
अब कैपिलरी राइज क्यों हुआ? अगर हम गुब्बारे को एक पिन से फोड़ दें, मतलब वो पूरा फूटे ना, एक अच्छी रबड़ का बना हुआ है, हम एक पिन डाल के उस गुब्बारे के अंदर एक छोटा-सा होल कर दें, लेट अस सपोज दैट। अगर हम उस गुब्बारे के अंदर एक छोटा-सा होल कर देंगे, तो उस गुब्बारे के अंदर क्या होगा, उस गुब्बारे की हवा उस पर्टिकुलर होल से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आपने गुब्बारे को क्या किया, आपने गुब्बारे को पंक्चर कर दिया। अब जो सेम फिनोमेना है ना, वो सेम फिनोमेना यहाँ पर होगा। और वो सेम फिनोमेना यहाँ पर कैसे होगा? वो सेम फिनोमेना यहाँ पर कैसे होगा? लेट अस सपोज दैट कि ये एक कंटेनर था, यहाँ पर ये एक कंटेनर था। लेट अस सपोज दैट ये एक कंटेनर था और इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से पानी भरा हुआ था। और आपने क्या किया, इसके अंदर ये ट्यूब डाल दी। बहुत पतले डाया की ट्यूब थी, है ना? एकदम पतले डाया की ट्यूब थी। बेसिकली जब आपने ट्यूब डाली तो पता है आपने क्या किया? आपने इस पर्टिकुलर वाटर की सरफेस को इस पर्टिकुलर जगह पर पंचर कर दिया। इस पर्टिकुलर जगह पे पंचर कर दिया। और ये वाटर क्या कर रहा था? ये वाटर चारों तरफ से एक छोटे वॉल्यूम को लेकर के आने के लिए कंप्रेस होना चाहता था, है ना? इसके अंदर क्या था? एक कंप्रेशन का फोर्स था, एक प्लस फोर्स था कंप्रेशन का। और ये वाटर इस पॉइंट पे आके पंचर हो गया। इस वाटर को आपने यहाँ पर एक पतली सी ट्यूब डाल के पंचर कर दिया। तो इस वाटर को इस ट्यूब के अंदर एक जगह मिली। इस ट्यूब के अंदर पतला डाया होने की वजह से अभी क्या बन चुका है? वैक्यूम बन चुका है। वैक्यूम बन चुका है मतलब उसके अंदर प्रॉपर्ली एयर अभी नहीं आ पाई है। बहुत पतला डाया है ना, इसलिए उसके अंदर प्रॉपर्ली एयर नहीं है। या फिर एयर है तो उसका जो प्रेशर है वो वाटर के अंदर के प्रेशर से कम है। तो यहाँ पर प्रेशर कैसा है? नेगेटिव है। मैं अपनी बात को फिर से समझाता हूँ। क्योंकि वाटर चारों तरफ से कंप्रेस होना चाहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वाटर चारों तरफ से कंप्रेस होना चाहता है, इसलिए इस वाटर के अंदर कंप्रेशन के फोर्स है, उस वाटर के अंदर प्लस के फोर्स है। और यहाँ पर खाली जगह है, इस ट्यूब के अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम खाली जगह है, इसलिए इस ट्यूब के अंदर क्या है? माइनस है। माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रेशर वाटर के प्रेशर की कंपैरिजन में कम है। इसका क्लियर हो? तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। और कोई भी चीज कहाँ मोशन कर दी है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये पानी कहाँ चढ़ने लग जाएगा? ये पानी इस ट्यूब के में अंदर ऊपर चढ़ने लग जाएगा। ये पानी इस ट्यूब में अंदर चढ़ने लग जाएगा। और ये पानी इस ट्यूब के अंदर कब तक चढ़ेगा? ये पानी इस ट्यूब के अंदर चढ़ेगा, मैं थोड़ा सा अभी इस ट्यूब को मोटा कर रहा हूँ। लेट अस सपोज दैट कि ये ट्यूब है ना? और ये मेरी वाटर की सरफेस है। तो ये पानी इस ट्यूब के अंदर कब तक चढ़ेगा? ये पानी इस ट्यूब के अंदर तब तक चढ़ता जाएगा जब तक कि इस ट्यूब के अंदर मौजूद पानी का वजन, इस ट्यूब के अंदर मौजूद पानी का वजन, इसका क्लियर नोट, ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर नहीं हो जाता। ये जो फोर्स है ना, जो इस पानी को ऊपर धकेल रहा है, ये फोर्स कहाँ से आ रहा है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये जो प्रेशर डिफरेंस था ना लिक्विड के अंदर और इस ट्यूब के अंदर का जो मीडियम था, उस मीडियम का प्रेशर डिफरेंस था। ये प्रेशर डिफरेंस का फोर्स इस पानी के कॉलम के नीचे की ओर लगने वाले वेट के जब तक बराबर नहीं हो जाता, तब तक कैपिलरी राइज होता रहेगा। और ये कैपिलरी राइज ऊपर को उठता रहेगा, ऊपर को उठता रहेगा, ऊपर को उठता रहेगा। ऐसा क्लियर हो नॉट? तो ये कैपिलरी राइज होता है और इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग कैपिलरी हाइट को निकाल सकते हैं। अब हम लोग डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिलरी हाइट का डेरिवेशन कैसे होता है। देखिए, मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ और मैं एक अगली स्लाइड ले लेता हूँ। मैं उस स्लाइड के ऊपर इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। देखिए ध्यान से, लेट अस सपोज दैट कि ये मेरा एक इस तरह का बड़ा कंटेनर है। मैं थोड़ा सा बड़ा कंटेनर ले रहा हूँ। बड़े कंटेनर के अंदर इस हाइट तक मैंने क्या भरा हुआ है? इस हाइट तक मैंने पानी भरा हुआ है। ये मेरा वाटर है, ठीक है? और इस वाटर के अंदर मैंने क्या क्या किया हुआ है? एक ट्यूब डाली हुई है लाइक दैट। मैं ट्यूब थोड़ी मोटी बना रहा हूँ, लेकिन ये ट्यूब बेसिकली इतनी मोटी होती नहीं है ना? ये ट्यूब मैंने मोटी बनाई है केवल आप लोगों को समझाने के लिए, है ना? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये ट्यूब बेसिकली इतनी मोटी होती नहीं है, ये ट्यूब मैंने मोटी बनाई है केवल आप लोगों को समझाने भर के लिए, ठीक है? अभी दूसरा, मैं यहाँ पर क्या काम करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं इस ट्यूब के अंदर इस पानी को राइज करवा रहा हूँ और एक पर्टिकुलर लेवल तक राइज करवा के ले जा रहा हूँ, है ना? और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर मेनिस्कस का फॉर्मेशन होगा। ये मेनिस्कस का फॉर्मेशन, मेनिस्कस का शेप ऐसा क्यों होता है? मेनिस्कस का शेप ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर अडेशन फोर्सेस कोहेजन फोर्स से ज्यादा डोमिनेट करते हैं। जो अडेशन के फोर्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं कोहेजन के फोर्सेस के साथ। मतलब पानी और इस ट्यूब के मटेरियल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है, वो पानी पानी के बॉन्ड के बीच में अट्रैक्शन से ज्यादा बड़ा होता है। दैट्स व्हाई इसका मेनिस्कस का शेप ऐसा बन जाता है। इसका क्लियर है? मरकरी वगैरह होता है तो आपने देखा होगा वो उल्टा बनता है, जब वहां पर कैपिलरी डाउन होता है, जब कैपिलरी राइज की बजाय वाटर नीचे चला जाता है। अभी क्या होगा?
यहाँ पर जो प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है और जो प्रेशर का डिफरेंस ऊपर की तरफ लग रहा है वो कैसे एक्ट करेगा, वाटर की सरफेस के अलोंग एक्ट करेगा, लाइक दैट। वो कैसे एक्ट करेगा, वाटर की सरफेस के अलोंग एक्ट करेगा। और सपोज दैट मैं उसकी वैल्यू बोल रहा हूँ टी, उसकी वैल्यू में टी क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू में टी क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू में टी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, अल्टीमेटली सरफेस टेंशन से। तो फोर्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, टी। और कई किताबों के अंदर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपको किताबों के अंदर मिलेगा टी एस, क्योंकि ये क्या है, सरफेस टेंशन। अब इस पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर, इसको पूरे के पूरे ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है। और ये कैपिलरी राइज कब तक हुआ, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, इस हाइट को मैं क्या बोलूंगा, इस हाइट को मैं बोलूंगा कैपिलरी राइज। और ये कैपिलरी राइज कब तक चलता रहेगा, ये कैपिलरी राइज तब तक चलता रहेगा जब तक जब तक इस कॉलम के अंदर आने वाला पानी का वेट, इस कॉलम के अंदर आने वाला पानी का वेट एकदम बराबर नहीं हो जाता ऊपर को लगने वाले सरफेस टेंशन से। अब लेट अस सपोज दैट कि मैं इस पानी के अंदर का ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर का जो वेट है, ये वाला जो नीचे की तरफ लग रहा है, उसकी मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, है ना। मतलब मैं किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इन ट्यूब कितना होगा, कितना होगा। लेट अस सपोज दैट कि ये जो ट्यूब है, इसका जो डायामीटर है, इसको मैं ले लेता हूँ स्मॉल डी, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, एच की। तो वेट क्या होता है, मैं सभी बच्चों से वाली बात बोल सकता हूँ कि वेट इज इक्वल्स टू यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। आप सभी को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि यूनिट वेट का मतलब होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो मैं इसको लिखता हूँ यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। तो यूनिट वेट क्या हो गया, वाटर का यूनिट वेट, और इनटू क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम में कैसे लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 डी इंटू एच सी। पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच सी, ये क्या है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू हाइट। तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ये एरिया हो गया, और इंटू एच क्या हो गई, हाइट हो गई। तो ये मैंने वॉल्यूम लिखा और गामा डब्ल्यू में इंटू कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, वेट बन गया। अब दूसरी बात, ऊपर को जो प्रेशर लग रहा था, है ना, ऊपर को जो प्रेशर लग रहा था, जो इस पानी को ऊपर धकेल रहा था, है ना, जो प्रेशर डिफरेंस था, वो कौन क्रिएट कर रहा था, प्रेशर डिफरेंस। वो प्रेशर का डिफरेंस वाला जो फोर्स था, वो कौन क्रिएट कर रहा था, वो क्रिएट कर रहा था सरफेस टेंशन। तो मैं उस सरफेस टेंशन की वैल्यू ऊपर से फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैं उस सरफेस टेंशन की वैल्यू ऊपर से फाइंड आउट कर लेता हूँ, यहाँ से, ये सरफेस टेंशन, है ना। सपोज दैट कि ये वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, ये वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। नाउ सी क्लियरली, आपको भी यहाँ से दिख रहा होगा कि केवल दो फोर्स काम कर रहे हैं। बेसिकली ये दो फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, है ना। बेसिकली ये दो फोर्स काम नहीं कर रहे हैं। ये फोर्स कैसे काम कर रहा है, लेट अस सपोज दैट, मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। ये पानी की ट्यूब है और इसके ऊपर जो पानी का लेवल है वो इस तरीके से है, ये, ठीक है। तो ये फोर्स कैसे काम कर रहा है, ये फोर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस, ये इस तरीके से। आपको बात समझ में आ रही है, ऊपर की तरफ है, पूरे के पूरे फोर्स कहां पर है, ऊपर की तरफ, अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस, है ना, अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस वाले फोर्सेस काम कर रहे हैं। इसका क्लियर हो नोट। अब क्योंकि ये फोर्सेस अलोंग दी सर्कमफेरेंस काम कर रहे हैं, तो मैं इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, मैं इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स इनटू लेंथ क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन की अगर मैं डेफिनेशन देता हूं, तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन ये होती है, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ी होगी उनको पता होगा। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की सरफेस पर अगर हम यूनिट लेंथ में फोर्स निकालते हैं, तो उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका क्लियर नोट, ये मेरी सरफेस टेंशन की बेसिक इक्वेशन होती है। नाउ सी, अब यहाँ पर मैं अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स निकालना चाहूँ, इस लिक्विड के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला अगर मैं फोर्स यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स यहाँ पर कैसे निकल पाएगा, यू पी, एफ यू पी, मतलब एफ अप, कैसे निकल पाएगा, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर फोर्स में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा, लेंथ। कौन सी लेंथ, जिस लेंथ में फोर्स मेरा लग रहा है। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है, टीएस, ऊपर की तरफ, और कितनी लेंथ में लग रहा है, अलोंग द सर्कमफेरेंस, पूरी सर्कमफेरेंस में ऊपर की तरफ काम कर रहा है ना। तो सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होती है, सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होती है, सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, मेरे ख्याल से सर्कल की सर्कमफेरेंस तो सब बच्चे जानते होंगे। सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी। आप दोनों में से कोई भी एक चीज रख दीजिए, या तो 2 पाई आर या फिर पाई डी। ये दोनों वैल्यू किसके होते हैं, सर्कमफेरेंस की। सिमिलरली अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला फोर्स देखूं, अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला फोर्स देखूं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला जो फोर्स होगा, मैं उसको लिख रहा हूं एफ डी डब्ल्यू। एफ डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे को लगने वाला वेट, तो वो तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू क्या होगा, डी स्क्वायर, और इंटू क्या होगा, एच सी। नाउ जब कैपिलरी राइज सफिशिएंट हो चुका है, कैपिलरी राइज जिस पर्टिकुलर टाइम पर सफिशिएंट हो चुका है, सफिशिएंट हो चुका है से मतलब क्या,
मतलब जितना कैपिलरी राइज होना था वो हो चुका है ना? मतलब Hc तक राइज हो चुका है ना? तो मैं निकालना चाहता हूँ अब वैल्यू ऑफ Hc, वैल्यू ऑफ कैपिलरी राइज, कि वो कितनी होगी। तो कैपिलरी राइज के लिए जब Hc का कैपिलरी राइज हो चुका है तब मैं लिख सकता हूँ कि F अपवर्ड्स इक्वल्स टू क्या हो गया होगा, F डाउनवर्ड्स। तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ, दोनों को बराबर करूंगा तो क्या मिलेगा, TF इंटू पाई इंटू डी। तो मैंने यहां पे लिख दिया TF इंटू पाई इंटू डी, और इक्वल्स टू क्या मिलेगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच सी इंटू गामा डब्ल्यू। अब देखिएगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये डी स्क्वायर से एक डी कैंसिल आउट हो गया, ये 4 ऊपर को चला जाएगा। इफ द क्लिक नोट। अच्छा एक बात और जो थोड़ा सा मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, मैंने यहाँ पर एक एक्सक्लूजन लिया है। अगर आप चाहें तो उस एक्सक्लूजन को ना भी लें, मैं भी थोड़ी देर बाद उसको करेक्ट कर दूंगा। ये वैल्यू जो आपको मिलेगी एच सी की, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 इंटू टी एफ अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे यहाँ पर एक तो आपका रो डब्ल्यू आ जाएगा और एक आपका डी आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी रो डब्ल्यू इंटू डी। ये मुझे फाइनल वैल्यू मिल जाएगी किसकी, एचसी की। अब जो एक बात मैं आपको बिना बताए यहाँ पर एक अजम्पशन लेके गया हूँ, मैं उस अजम्पशन को आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। टीएस बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं था, तो कई बच्चे ये वाली बात बोल सकते हैं कि सर टीएस अपवर्ड डायरेक्शन में तो है ही नहीं, फिर आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों रखा है। टीएस मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में तो है ही नहीं, फिर आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों रखा है। तो आपकी बात एकदम सही है, आपकी बात एकदम सही है, वो बात आपकी गलत नहीं है। लेकिन मैंने असल में बेसिकली यहाँ पर क्या किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में टी का कंपोनेंट आएगा, है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में टी का कंपोनेंट आएगा और उस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, टी कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर भी ऊपर क्या आएगा, टी कॉस थीटा, और ये पूरी सर्कमफेरेंस के ऊपर टी कॉस थीटा ही रहेगा। जो पूरी सर्कमफेरेंस है ना चारों तरफ, उसमें टी कॉस थीटा रहेगा। तो अगर ऊपर को आपको फोर्स यूज करना है तो ऊपर को फोर्स आप टी की जगह टी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, थीटा को हम लोग यहाँ पे बहुत छोटा मान लेते हैं, इसलिए टी कॉस थीटा इक्वल्स टू लगभग लगभग क्या हो जाता है, टी हो जाता है। इसका क्लियर हो नोट, लगभग लगभग क्या हो जाता है, टी। मैं इसमें एस हर जगह लिख देता हूँ तो आपको याद है सरफेस टेंशन है। इसलिए मैं ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को किससे ले रहा हूँ, पूरी की पूरी पाई डी पर, पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस पर, कौन सा, टी एस ऊपर की तरफ। ठीक है। अब बेसिकली ये मैं आपको सीधे इसका कैपिलरी राइज का फॉर्मूला भी दे सकता था, मैंने आपको ये चीज बताई क्यों है, क्योंकि कई बार आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर इन चीजों का थोड़ा सा एक एप्लीकेशन आपको लग सकता है। वो कभी कभी क्या करता है, यूनिट वेट कुछ डिफर कर देता है, या फिर कुछ किसी और तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर वो यहीं से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीचे की तरफ क्या काम करता है, कैपिलरी राइज कब तक होता है। तो वो कई बार क्या करता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीचे की तरफ क्या काम करता है, ऊपर की तरफ कौन क्या काम करता है। तो आपको वो पूरे पोस्ट क्लियर होनी चाहिए कि ऊपर की तरफ प्रेफर डिफरेंस की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स काम करता है, नीचे की तरफ कॉलम के अंदर आने वाला वाटर का वेट काम करता है। और उन दोनों को जब हम इक्वल कर देते हैं, जब जितना कैपिलराइज होना है, जो कैपिलराइज हो चुका है, जब उसको इक्वल कर देते हैं तो हमको कैपिलराइज की वैल्यू जो हमने यहाँ पर किससे दिखाई हुई है, एच से हमने दिखाई हुई है, दैट इज व्हाट, दैट इज कैपिलरी राइज। जब हमें वैल्यू मिल जाती है तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। अब बेसिकली हमको जो चीज याद रखनी है ना, वो चीज हमको याद रखनी है फाइनली। अगर हमको इतना याद नहीं भी रहता है तो हमको जो एक चीज याद रखनी है वो याद रखनी है, एच इक्वल्स टू 4 टीएस गामा डब्ल्यू इंटू डी होता है। जहां पर टीएस क्या है, जहां पर टी वाटर का सरफेस टेंशन है, 4 तो 4 है आप जानती हैं, गामा डब्ल्यू वाटर का यूनिट वेट है, और डी हमारी उस ट्यूब का डायामीटर है जिस ट्यूब के अंदर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस ट्यूब के अंदर हम लोग इस पूरी की पूरी सॉइल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इतनी सी थोड़ी सी चीजें यहाँ पर याद रखनी होंगी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई ना। मैं इस पूरी की पूरी चीज को रब कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ सकता है, क्योंकि अब मैं इस चीज को रिलेट कर रहा हूँ सॉइल के अंदर। अभी मैंने केवल आप लोगों को क्या समझाया है, मैंने आपको कैपिलरिटी समझाई है। इफ देयर इज अ डाउट देन यू मे आस्क, अदरवाइज फिर मैं इसको रब करके और सॉइल के ऊपर चलता हूँ, है ना। किसी को कुछ पूछना है क्या यहाँ पर कैपिलरिटी से रिलेटेड, कुछ भी नहीं। तो मैं अब सॉइल के अंदर जाता हूँ, है ना। सॉइल के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर हम सॉइल के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो सॉइल के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, सॉइल के अंदर जैसे हम उन पार्टिकल्स को, सॉइल के पार्टिकल्स को अगर हम इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि सॉइल के पार्टिकल्स इस तरीके से रखे हुए हैं, और लेट अस सपोज दैट इन पार्टिकल्स के नीचे क्या आ रहा है, इन पार्टिकल्स के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल आ रहा है ना।
तो मैं मान लेता हूँ कि कहीं पर इन पार्टिकल्स के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल रखा हुआ है। इसका क्लियर होना? और मैं उस ग्राउंड वाटर टेबल की जो डेप्थ है, उस ग्राउंड वाटर टेबल की डेप्थ को इस तरीके से, लेट अस सपोज दैट यहाँ पर ये, है ना? ये मेरी क्या आ रही थी? ये मेरी ग्राउंड वाटर टेबल आ रही थी। तो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे तो कोई बातचीत ही नहीं है। ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे पूरी की पूरी सॉइल कैसी होती है? सैचुरेटेड होती है ना? और पूरी की पूरी सॉइल में हर पर्टिकुलर वॉइड्स के अंदर क्या भरे हुए होते हैं? वाटर भरे हुए होते हैं। और यहाँ पर अगर सॉइल का अपन यूनिट वेट निकालते हैं तो सॉइल का यूनिट वेट कैसे निकल के आता है? गामा समझ करके निकल के आता है ग्राउंड वाटर टेबल की। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पर जो वॉइड्स हैं, है ना, यहाँ पर जो छोटे छोटे वॉइड्स हैं, अब वो अगर इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं? पतली ट्यूब्स की तरह फॉर्मेशन बना लेते हैं। और ये जो वाटर होता है ग्राउंड वाटर टेबल का, ये वाटर क्या करता है? इन ट्यूब्स के अंदर आगे ऊपर उठना चालू कर देता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये इस तरीके से इन वॉइड्स के बीच में होते हुए, इन वॉइड्स के बीच में होते हुए इस तरीके से ये ऊपर उठना चालू कर देता है। इसका क्लियर हो? तो इट इज नोन एज बेसिकली कैपिलरिटी, है ना? ये जो ट्यूब्स, स्मॉल डाया ट्यूब की तरह के ये जो फॉर्मेशंस बन रहे हैं और इनमें पानी ऊपर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। कहां पर कैपिलरी राइज? इसको हम बोलते हैं सॉइल के अंदर कैपिलरी राइज। आप लोग मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब बच्चे बोलते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा कैपिलरी राइज का? बहुत सिंपल, सेम फॉर्मूला रहेगा। सेम फॉर्मूला लिखिए, HC इक्वल्स टू व्हाट? 4TS अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी। सेम फॉर्मूला लिखिए। और सेम फॉर्मूले में अंतर क्या हो जाएगा? अगर आप इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा? टीएस आपका सेम रहेगा क्या? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इसकी यूनिट बता सकता है कोई? बहुत सिंपल यूनिट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। ऐसा क्लियर हो नोट? अगर मैं गामा डब्ल्यू, किलो न्यूटन में हो सकती है, न्यूटन में हो सकती है, वो चीज अलग है। मैं इसकी केवल आपको यूनिट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गामा डब्ल्यू क्या है? गामा डब्ल्यू सब बच्चे जानते हैं। गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर है, सब बच्चे जानते हैं। कायम यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, वॉट एवर। अब डी, डी वहां पर क्या होता था? डाया ऑफ ट्यूब। लेकिन यहां पर डी क्या होगा? यहां पर डी होगा साइज ऑफ वॉइड। साइज ऑफ वॉइड, है ना? और क्योंकि हर वॉइड का साइज अलग अलग होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या बोल देता हूँ? एवरेज साइज ऑफ वॉइड। इसका क्लियर नोट? मैं इसको क्या बोल देता हूँ? एवरेज साइज ऑफ वॉइड। उस पर्टिकुलर सॉइल में एवरेज साइज ऑफ वॉइड कितना है, वॉइड का डायामीटर कितना है, मतलब वॉइड का जो साइज है वो कितना निकल के आ रहा है। तो मैं सेम फॉर्मूला लगाता हूं इन केस ऑफ सॉइल। इन केस ऑफ सॉइल गामा डब्ल्यू सेम रहा, टीएस सेम रहा, केवल डी की वैल्यू बदल रही है ना? तो इन केस ऑफ सॉइल, इसका क्लियर होना? तो सेम चीज है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से फॉर्मूला तो ये वाला याद हो ही गया होगा। आप लोगों को किसी को फॉर्मूले में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला सब बच्चों को याद हो गया होगा। और अगर फॉर्मूला सब बच्चों को याद हो गया है तो मैं इसको सॉइल के अंदर भी अप्लाई कर सकता हूँ, और सॉइल के साथ साथ मैं इसको नॉर्मल एक ट्यूब के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से किसी को इसके अंदर कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोगों को ये चीजें बहुत आसानी समझ में आ रही होंगी। चीजें बहुत सिंपल हैं, इसके अंदर इतना कुछ टिपिकल नहीं है। और आप लोगों ने इन चीजों को पहले पढ़ा हुआ है। केवल सॉइल वाला ये जो मैंने बताया ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है। बाकी 4TS गामा डब्ल्यू अपॉन डी ये आपके लिए बहुत डिटेल में 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर था। जब 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर हम लोग कैपिलरिटी को पढ़ते थे और कैपिलरिटी के साथ साथ हम लोग विस्कोसिटी को पढ़ते थे, तब आप लोगों ने इन चीजों को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है। इवन कैपिलरी राइज जो बच्चे सीबीएसई से पढ़े हुए हैं उन्होंने तो मेरे ख्याल से 8th क्लास से पढ़ लिया होगा। कैपिलरी राइज 8th क्लास के बाद उन बच्चों ने देख लिया होगा। तो ये स्कूल के अंदर का डिस्कशन मैंने आप लोगों का छोटा सा लिया है, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, आप भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप लेकर के चल सकते हैं। नाउ सी, अभी बोर्ड के ऊपर आपको कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही होंगी। ये बोर्ड के ऊपर मैंने आपको अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग वैल्यूज बताई हैं। आप लोग चाहें तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज आपको काफी काम आने वाली हैं, है ना? ये वैल्यू सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस में भी पूछी जाती है। मैंने यहाँ पे 3 चीजें बताई हैं, यूनिट वेट और विस्कोसिटी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सरफेस टेंशन डाइन पर सेंटीमीटर में। नीचे आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसके अंदर किलो न्यूटन को डाइन में, डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है ना, किलो न्यूटन को डाइन को आपस में कन्वर्ट करना बता दिया है, या ग्राम और डाइन को भी मैंने कन्वर्ट करना बता दिया, तो वहां से आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर डाइन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आप केवल क्या लिख दीजिए, डाइन में जो भी कुछ निकल के आ रहा है उसमें 10⁸ कर दीजिए, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो? तो अब यहां से हम लोगों को क्या यूज होगा, यहां से हम लोगों को क्या यूज होगा, यहां से एक बात तो ये कि यूनिट वेट पूछा जाता है वाटर का, कि यूनिट वेट कितना है वाटर का इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। आप जो 9.81 पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ 9.81, 9.8070 होता है, तो हम इसको कितना बोल देते हैं? हम इसको बोल देते हैं 9.81।
क्लियर और नॉट? तो 9.81 हमसे पूछा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वेट होता है। फिर जैसे-जैसे हम आगे जाते हैं, तो यूनिट वेट क्या होता जाता है टेम्परेचर के साथ। आप देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यूनिट वेट क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, यूनिट वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट वेट डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अभी विस्कोसिटी तो हमारे काम का नहीं है, ये आप चाहें तो एफएम के अंदर आपके काम का हो सकता है। हमारे काम का यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर हमारे काम का सरफेस टेंशन है, क्योंकि सरफेस टेंशन यहाँ पर यूज हुआ है ना। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी हुई है ना। 4 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को यहाँ पर भी याद रखें, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट वेट और सरफेस टेंशन स्टैंडर्ड होते हैं वाटर के, और 4 डिग्री सेल्सियस पे जनरली पूछे जाते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को आप याद रखेंगे। सरफेस टेंशन की वैल्यू 75.6 डाइम्स पर सेंटीमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 8 इंटू में हो जाएगा किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर। पर मीटर में करना है तो नीचे वाला सेंटीमीटर भी काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर मीटर में, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इन चीजों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके लिख लीजिएगा। ये वैल्यूज आपको एक साथ शायद ही कहीं मिल पाए, तो ये चीजें आपके आगे भी दूसरे सब्जेक्ट में भी, एफएम वगैरह में भी काम आ सकती हैं। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब कैपिलरी राइज की 4 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को थोड़ा सा याद रख लेते हैं, जो वैल्यू हमसे पूछी जाती है ना। ये वाली चीज आपसे व्यापम के अंदर तो अब तक नहीं आई है, लेकिन व्यापम के साथ के जो भी एग्जाम है, जो दूसरी स्टेट के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर ये चीज बहुत पूछी जाती है। डी की कुछ भी वैल्यू दे देता है, या सीधे फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि कैपिलरी राइज की वैल्यू कितनी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर, या वॉइड की वैल्यू दे देगा कि अगर वॉइड की वैल्यू 0.02 mm है, एवरेज वॉइड की वैल्यू 0.02 mm है, तो उस एवरेज वॉइड के साइज के लिए उस सॉइल के अंदर कैपिलरी राइज बताइए। या फिर आपसे बोल देगा कि जो सैंड है, उस सैंड का एवरेज साइज इतना है, तो इस एवरेज साइज के सैंड के अंदर कितना कैपिलरी राइज होगा, ये निकाल के बताइए। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। अब ये वैल्यू उसने निकाली कैसे है, ये वैल्यू उसने बहुत ही आसानी से निकाली है, नॉर्मल तरीके से निकाली है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। मैंने आपको फॉर्मूला एचसी का क्या दिया हुआ है, जो आपको हमेशा याद रखना है। मैंने आपको फॉर्मूला दिया है 4 इंटू टी एस अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट, डी क्या है, एवरेज साइज ऑफ वॉइड। अब डी के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है, 4 डिग्री सेल्सियस पे निकालनी है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या रख दीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे एक तो टीएस की वैल्यू रख दीजिए, और 4 डिग्री सेल्सियस पे एक गामा डब्ल्यू की वैल्यू रख लीजिए। वैल्यूज कहां से मिलेंगी, वैल्यू आपको मिलेंगी पिछली स्लाइड के ऊपर। पिछली स्लाइड पर मैंने पूरी वैल्यू लिखवाई हुई थी। ये वैल्यूज है 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, 75.6 डाइम्स पर सेंटीमीटर। इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है, डाइन को किलोमीटर पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 टू द पावर -6 लगा के आप करेंगे तो नहीं निकल के आएगा। और गामा डब्ल्यू को उसने 9.807 ही लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहाँ से उसको क्या मिल जाता है, 4 टीएस कॉस अल्फा। अभी कॉस अल्फा ही कहां से लेकर आया है, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कॉस ऊपर की तरफ उसका कॉस कंपोनेंट आता है, तो उसने वही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कॉस अल्फा को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो कॉस अल्फा को यहाँ खत्म करने का रीजन क्या है, अल्फा बहुत छोटा सा एंगल होता है, इसलिए कॉस अल्फा को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और ये फॉर्मुला कैसे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू टीएस गामा डब्ल्यू डी। तो यहाँ पर उसने टीएस की वैल्यू रखी किलो न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करके, और नीचे उसने क्या लिखा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में हमारी वैल्यू रख दी उसने यूनिट वेट की। तो फाइनली उसको क्या मिलता है, 0.0308 अपॉन डी मीटर। ये मेरी वैल्यू निकल के आती है यूनिट वेट की, कहां पर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 4 डिग्री सॉरी, ये मेरी वैल्यू निकल के आती है कैपिलरी राइज की 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब आप डी का वैल्यू रखकर, वॉइड के साइज का वैल्यू रखकर बड़े आसानी से ये पता कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कितना कैपिलरी राइज इस सॉइल के अंदर हुआ था। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ सी, सेम एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस का। ये कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, पीछे वाली टेबल के अंदर जाइए, और पीछे वाली टेबल में से 20 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग सरफेस टेंशन की वैल्यू ले लीजिए, और 20 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग गामा डब्ल्यू की वैल्यू ले लीजिए, और सरफेस टेंशन और गामा डब्ल्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करके एचसी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। आप किसी भी टेम्परेचर पर कर सकते हैं, पिछली वाली टेबल आपके पास है, उस टेबल के अंदर जाके आपको केवल वैल्यूज को उठाना है, और उन वैल्यूज को उठा करके आपको एचसी की वैल्यू आपको डी के टर्म्स में बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आपको पता पड़ जाएगी। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बेसिकली जो एक फॉर्मूला याद रखना है, वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख के लिखाया हुआ है। आपको एच इक्वल्स टू 4 टीएफ गामा डब्ल्यू डी याद रखना है। ठीक है, नाउ हम लोग आगे चलते हैं। अभी जो हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती है, और वो होती है अलग अलग फैक्टर जो कैपिलरिटी को इफेक्ट करते हैं, या सॉइल के अंदर जो कैपिलरिटी होता है, उस कैपिलरिटी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। तो उन चीजों को थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा। जो पहला हमारा इफेक्ट करने वाला पैरामीटर होता है, वो होता है पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल।
अब पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल तो मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत क्लियर है ना? देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तो वहां पे शायद आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रहेगी। कैपिलरी राइस का जो फॉर्मूला था वो कैपिलरी राइस का फॉर्मूला आप क्या निकल के लाए थे? कैपिलरी राइस का फॉर्मूला निकाल के लाए थे कि HC की वैल्यू होगी 4 इंटू टी एस अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी के बराबर। ये फॉर्मूला बेसिकली आप निकाल के लाए थे, है ना? तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि HC क्या है? HC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। डी क्या है? डी वॉइड का साइज है। अब वॉइड का साइज क्या होता है? जितना छोटा पार्टिकल होगा ना उतना छोटा वॉइड का साइज होगा। ऑलवेज रिमेंबर इट। जितना छोटा पार्टिकल का साइज होगा उतना छोटा वॉइड का साइज होगा। ग्रेवल के अंदर वॉइड का साइज बहुत बड़ा होता है, क्ले के अंदर वॉइड का साइज बहुत छोटा होता है। जितना बड़ा पार्टिकल सॉइल के अंदर, जितना बड़ा पार्टिकल उतना बड़ा वॉइड साइज, जितना छोटा पार्टिकल उतना छोटा वॉइड साइज। तो पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अगर पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल कम होता है तो पार्टिकल साइज कम होने पर वॉइड का साइज भी कम होगा, और वॉइड का साइज कम होगा तो क्योंकि HC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए HC क्या होगा? बढ़ेगा। सेम चीज हुई है, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉलर विल बी द पोर साइज with small radius of Minkowski resulting in greater capillary rise and hence greater suction। greater suction मतलब greater soil के अंदर जब capillary rise होता है तो उसको soil suction बोलते हैं बेसिकली। सक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक टर्म होता है soil suction। soil suction कुछ भी नहीं है, soil suction सेम चीज है। soil के अंदर capillary rise होना है, soil के voids के अंदर पानी का ऊपर उठ जाना, तो soil के अंदर capillary rise को soil suction कह के बुलाते हैं। क्लियर नोट? फिर अगला आ रहा है वाटर कंटेंट। क्लियर नोट? वाटर कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये कई जगह पूछा गया है कि वाटर कंटेंट कम होगा या वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो सॉइल के अंदर कैपिलरी राइज कम होगा या सॉइल के अंदर कैपिलरी राइज कम होगा। तो स्मॉलर द वाटर कंटेंट ग्रेटर विल बी द सॉइल सक्शन। सॉइल सक्शन विल अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द सॉइल इज ड्राई। मेरे ख्याल से बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अगर सॉइल के वॉइड्स के अंदर पहले से वाटर कंटेंट है, पहले से ही कुछ पानी फंसा हुआ है, तो कैपिलरी राइज हो ही नहीं पाएगा, नीचे वाली सॉइल का पानी ऊपर उठ ही नहीं पाएगा क्योंकि सॉइल के अंदर तो पहले से ही पानी है ना, सॉइल के वॉइड्स के अंदर पहले से ही पानी है तो वो नीचे वाले पानी को ऊपर उठने ही नहीं देगा। तो सॉइल के देखो क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा, हालांकि थोड़ी सी डिटेल वाली बात है, आप लोगों के स्तर की सर आवाज चालू कर लीजिए, गलती से बंद हो गई। अभी आवाज आ रही है प्रकाश जी? जी आ रही है। तो लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पर ये सॉइल के पार्टिकल्स रखे हुए थे, ये सॉइल के पार्टिकल्स रखे हुए थे। अब मैं हमेशा एक चीज को इंपॉर्टेंस देता हुआ आया हूँ, वो चीज है प्रेशर का डिफरेंस। वो चीज है प्रेशर का डिफरेंस। इसका क्लियर हो नोट? अभी एक बात ध्यान से देखिए आप लोग, लेट अस सपोज दैट कि मेरी ग्राउंड वाटर टेबल है और मेरी ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पर लाई करती है? मेरी ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पर लाई करती है इस तरीके से, है ना? यहाँ पर इस जगह मेरी ग्राउंड वाटर टेबल लाई कर रही है। अब मेरा पानी ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा ये किस बात पर डिपेंड करता है? यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, यहाँ पर जो वॉइड्स में पानी भरा हुआ है ना, इस पानी के अंदर कैसा प्रेशर है? इस पानी के अंदर पॉजिटिव प्रेशर है ना? पॉजिटिव प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल है, ये पूरा पूरा पानी काय में रहेगा? सरफेस टेंशन में। अभी पानी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऊपर वाले वॉइड्स के अंदर, जो ऊपर वाले वॉइड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर वाले वॉइड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऊपर वाले वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स के अंदर कितना निगेटिव प्रेशर है, कितना प्रेशर कम है। जितना प्रेशर कम होगा ना, जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा उतना। विकास जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आवाज आ रही है। जी आप मुझे थोड़ा होस्ट बना दीजिए, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है, स्क्रीन शेयर बीच में रुक गया था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर कोई पर्टिकुलर सॉइल है और उस सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में एयर भरी हुई है ना, ये मेरी सॉइल के कुछ पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी एयर भरी हुई है। अगर इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी एयर भरी हुई होगी तो उस एयर के होने की वजह से, लेट अस सपोज दैट इन पार्टिकल्स के बीच में ये एयर भरी हुई है। अब अगर इन पार्टिकल्स के बीच में एयर भरी हुई है तो एयर के भरे हुए होने की वजह से क्या होगा? इसमें प्रेशर कम होगा। एयर का प्रेशर क्या होता है? पानी से कम होता है। तो जो नीचे आपकी ग्राउंड वाटर टेबल थी, जो नीचे आपकी ग्राउंड वाटर टेबल थी, लाइक दैट, इस तरीके से आपकी जो ग्राउंड वाटर टेबल थी, और उस ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे पानी का प्रेशर था, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था।
तो उस पानी के प्रेशर को एक प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ऊपर एयर भरी होने की वजह से वॉइड्स में प्रेशर कम है और नीचे पानी होने की वजह से वॉइड्स में प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये जो नीचे ज्यादा प्रेशर वाला पानी है ना, ये अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मोशन करेगा, तो कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ऊपर पहले से ही पानी भरा हुआ है थोड़ा बहुत, इसके फॉर्म में, वाटर कंटेंट के फॉर्म में, अब दिक्कत क्या हो गई, अब तो ऊपर भी प्रेशर ज्यादा है और नीचे भी प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर का डिफरेंस कम हो जाएगा, उतना पानी नहीं चढ़ पाएगा। तो वॉइड्स में अगर एयर भरी हुई है तो सबसे अच्छी कंडीशन होती है, अगर वॉइड्स में पानी भरा हुआ है तो कैपिलरी राइज उतना नहीं हो पाता। तो वही चीज लिख रहा है कि अगर सॉइल ड्राई होगी तो मैक्सिमम सॉइल सक्शन होगा, मतलब मैक्सिमम कैपिलरी राइज होगा सॉइल के अंदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछी गई है और पूछी जा रही है। अभी भी जो एग्जाम्स होते हैं कई जगह क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कैपिलरी राइज कब होता है, तो सबसे ज्यादा कैपिलरी राइज होता है जब सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट जीरो होता है या सॉइल कंप्लीटली ड्राई होती है, क्योंकि उस समय सॉइल के वॉइड्स के अंदर प्रेशर कम होगा और वो बहुत तेजी से पानी को ऊपर की तरफ खींच लेंगे अपनी तरफ। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखेंगे। दूसरी बात, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल की मेरे ख्याल से वैल्यू बताने की किसी को जरूरत नहीं होगी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स सब बच्चे जानते होंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आईपी की वैल्यू क्या होती है, आईपी की वैल्यू होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, है ना। इसे मत भूलिएगा, इसे अपने दिमाग के अंदर रखिए, आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या दिखाती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल का प्लास्टिक बिहेवियर दिखाती है। क्या दिखाती है, प्लास्टिक बिहेवियर। एग्जैक्टली और नॉट? So for a given water content, soil suction will be greater in a soil which has greater plasticity index than in the which has lower plasticity index। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन देखिए, अगर सॉइल की प्लास्टिसिटी ज्यादा है, अगर उस सॉइल की प्लास्टिसिटी ज्यादा है, तो प्लास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्लास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब है WL और WP के बीच का गैप ज्यादा है। WL और WP के बीच का गैप ज्यादा होने का मतलब क्या है, WL और WP के बीच का गैप ज्यादा होने का मतलब है कि वो सॉइल ज्यादा वाटर को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। लिक्विड लिमिट बहुत देर बाद आता है ना WP के, इसका मतलब क्या है कि वो सॉइल ज्यादा वाटर को अपने अंदर होल्ड कर पा रही है। अब वो सॉइल अगर ज्यादा वाटर को अपने अंदर होल्ड कर पा रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कैपिलरी ज्यादा है, क्योंकि सॉइल होल्डिंग किसके अंडर करती है, कैपिलरिटी के अंडर करती है। तो उसके अंदर बहुत बहुत अच्छा कैपिलरी एक्शन हो रहा है, बहुत सारा कैपिलरी एक्शन हो रहा है, सो दैट उसके अंदर लिक्विड लिमिट क्या निकल के आ रही है, बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। तो ज्यादा प्लास्टिक इंडेक्स मतलब ज्यादा वाटर का रिटेंशन, वाटर रिटेंशन किसके थ्रू, कैपिलरिटी के थ्रू, मतलब बहुत ज्यादा कैपिलरिटी। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो सॉइल के अंदर कैपिलरी राइज बहुत ज्यादा होगा। हिस्ट्री ऑफ ड्राइंग एंड वेटिंग। ड्राइंग का मतलब होता है सूखना और वेटिंग का मतलब होता है गीला होना, उसके अंदर पानी डालना। फॉर द सॉइल, फॉर द सेम सॉइल सक्शन इज ग्रेटर ड्यूरिंग साइकिल देन ड्यूरिंग ड्राइंग साइकिल देन ड्यूरिंग वेटिंग साइकिल। तो ये दो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब सॉइल ड्राई हो रही होती है तब वो ज्यादा सॉइल सक्शन करती है, और जब वो वेट हो रही होती है, जब उसके अंदर पानी मिला रहे होते हैं, जब उसके अंदर ऑलरेडी हम कुछ पानी डाल देते हैं ऊपर से, तो वो सॉइल कम कैप्चर कर पाती है। तो मैंने वही चीज बताई हुई है कि यहाँ पर भी वेटिंग के दौरान उसके अंदर कम पानी जाएगा, और जब वो ड्राई होगी तो ड्राई के अंदर उसके अंदर ज्यादा सॉइल सक्शन होगा। सॉइल स्ट्रक्चर, द साइज ऑफ interstices in a soil depends upon the structure of the soil. Change in the structure of a soil result in the change in the size of the interstices and hence change in soil suction। अब बेसिकली ये चीज क्या है, मिनरोलॉजी से निकल के आती है, तो थोड़ी सी आपको समझने में तकलीफ होगी, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद आप अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। अब यहाँ पर असल में क्या कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ज्यादा होगी या कम होगी, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसके पार्टिकल का जो साइज है, उस पार्टिकल का साइज उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर सॉइल सक्शन को कंट्रोल करेगा। किस तरीके से कंट्रोल करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सॉइल स्ट्रक्चर वॉइड फॉर्मेशन ज्यादा बना रहा है या वो सॉइल स्ट्रक्चर वॉइड फॉर्मेशन कम बना रहा है। और ज्यादा बना रहा है तो किस एवरेज साइज का वॉइड फॉर्म कर रहा है, और कम बना रहा है तो किस कम साइज का वॉइड फॉर्म कर रहा है। इसका क्लियर हो नोट? हमें केवल ये जो पांचवा पॉइंट है, इसके अंदर हमें केवल ये समझना है कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर होगा, उसके पार्टिकल्स का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होगा, उस पार्टिकल के स्ट्रक्चर से सॉइल सक्शन प्रभावित होगा, क्योंकि वो पार्टिकल का स्ट्रक्चर ही इस बात को तय करेगा कि सॉइल के अंदर वॉइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। और कम होगा या ज्यादा होगा, उसमें बिल्कुल सेम बात है। अगर छोटे साइज के वॉइड्स होंगे, ज्यादा वॉइड्स होंगे, सॉइल सक्शन अच्छा होगा। बड़े साइज के वॉइड्स होंगे, वॉइड्स कम होंगे, कम सॉइल सक्शन होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आप वाटर कंटेंट मान सकते हैं। वाटर कंटेंट से कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। प्लस कुछ और चीजें हैं, उन चीजों को हम अगली स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं।
जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है जो इफेक्ट करता है सॉइल सक्शन या फिर कैपिलरी राइज को, वो होता है टेम्परेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट, अगेन यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहाँ से एक छोटी सी दिक्कत होगी, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। छोटी सी दिक्कत होगी, छोटी सी दिक्कत क्या होगी, अगर मैं एचपी का फॉर्मूला देखूं तो एचपी का फॉर्मूला क्या होता था, 4Ts गामा WT। अगर मैं टेम्परेचर को देखूं तो टेम्परेचर किस किस को इफेक्ट करता है, क्या टेम्परेचर 4 को इफेक्ट कर पाएगा, नहीं। क्या टेम्परेचर साइज ऑफ द वॉइड को इफेक्ट कर पाएगा, नहीं। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, कौन कौन सी, क्या टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को इफेक्ट करेगा, हाँ करेगा। क्या टेम्परेचर यूनिट वेट ऑफ वाटर को इफेक्ट करेगा, हाँ करेगा। और अगर मैं एचपी को देखूं तो एचपी कैसा है, सरफेस टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यूनिट वेट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो धर्म संकट हो गया। धर्म संकट क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको जो एक टेबल बताई थी, ये वाली टेबल, इस टेबल के अंदर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है यूनिट वेट भी कम हो रहा है। देखिए नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यूनिट वेट डिक्रीज हो रहा है, और जब आप सरफेस टेंशन को देख रहे हैं तो सरफेस टेंशन भी कम हो रहा है, यूनिट वेट भी कम हो रहा है, सरफेस टेंशन भी कम हो रहा है। तो दिक्कत वाली बात हो गई, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। सब क्लियर हो ना, दोनों चीजें कम हो रही हैं तो मैं बहुत बड़ी टेंशन में आ गया, है ना। जो मेरा एच सी है वो टीएस के प्रोपोर्शनल है और गामा डब्ल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से टीएस के कम होने की वजह से इसको एच सी को कम होना चाहिए था, लेकिन गामा डब्ल्यू के कम होने की वजह से एच सी को बढ़ना चाहिए था। देख लीजिए आप, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से टीएस के अंदर जो कमी हो रही है उस कमी की वजह से एच सी को कम होना चाहिए था, लेकिन गामा डब्ल्यू के अंदर जो कमी हो रही है उस कमी की वजह से एच सी को बढ़ना चाहिए था। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई हमारे सामने। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। आप कोई भी दो टेम्परेचर ले लीजिए, कोई भी दो टेम्परेचर जो आपको लेना है वो, है ना, कोई भी दो टेम्परेचर जो आपको लेना है। सपोज दैट 4 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, 16 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस पे देखिए, इसके अंदर कमी ज्यादा हुई, इसके अंदर कमी ज्यादा हुई। नंबर के हिसाब से मत देखिएगा, वैल्यू के हिसाब से मत देखिएगा, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, दोनों की यूनिट अलग अलग है। देखो इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर। तो ऐसे नहीं देख सकते कि इसमें 2 की कमी हो गई, इसमें 0 की कमी हुई। परसेंटेज चेंज निकाल दो, है ना, किसके लिए, और टेम्परेचर चेंज 4 to 16 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए परसेंटेज चेंज निकाल दो। यूनिट वेट में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, गामा डब्ल्यू में 9.8 माइनस का 9.79 अपॉन 9.8। सरफेस टेंशन में कितना हुआ, सरफेस टेंशन में हुआ परसेंटेज चेंज 75.6 माइनस का 73.4 अपॉन 75.6। तो डेफिनेटली कौन ज्यादा आएगा, टीएस वाला ज्यादा आएगा। मतलब एक चीज हमारे सामने ये फिक्स हो गई कि अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो यूनिट वेट और सरफेस टेंशन दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों की दोनों चीजें टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम होती हैं, दोनों की दोनों चीजें कम होती हैं। लेकिन परसेंटेज चेंज किसमें ज्यादा हो रहा है, परसेंटेज चेंज ज्यादा निकल के आ रहा है सरफेस टेंशन के अंदर। आप चाहें तो इस क्लास के बाद परसेंटेज चेंज को अलग से कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा, है ना। अगर आप अलग से उसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। जो टीएस है इसके अंदर चेंज ज्यादा है ना। चेंज इन टीएस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर is more than that in गामा डब्ल्यू। इससे क्लियर, तो टीएफ के अंदर जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो ज्यादा है, इसलिए टीएफ ज्यादा इफेक्ट करेगा गामा डब्ल्यू से। तो किसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, टीएस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। टीएस के हिसाब से कैसे डिसाइड हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से टीएस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर टीएस कम हो रहा है तो मेरा एचपी भी क्या होगा, कम होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर, ऊपर लिखा हुआ है राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ सरफेस टेंशन एंड हेंस डिक्रीज इन सॉइल सक्शन। सॉइल सक्शन मतलब क्या पड़ेगा, सिमिलरली फॉल इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ सॉइल सक्शन। उल्टा तो हो ही जाएगा। तो जब भी कभी टेम्परेचर राइज होगा तो मेरा जो सॉइल सक्शन होगा वो सॉइल सक्शन क्या होगा, हमेशा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, सरफेस टेंशन ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरी बात, डेंसनेस ऑफ सॉइल। Now, what is denseness of soil? Increase in denseness of soil results in decrease in the size of the pore and of the soil and hence increase in the soil section. सीधी बात है, ये तो मैंने आप लोगों को जो पहला चैप्टर था पार्टिकल साइज, उसके अंदर ही मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, है ना। उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी कि जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा वैसे वैसे पोर का साइज भी कम होता जाएगा।
और जैसे जैसे पोर का साइज कम होता जाएगा वैसे वैसे मेरी सॉइल के अंदर जो सॉइल सक्शन है वो सॉइल सक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो सॉइल की डेंसनेस ज्यादा है, तो सॉइल की डेंसनेस ज्यादा कब होती है? सॉइल की डेंसनेस हमेशा ज्यादा तब होती है जब सॉइल का साइज छोटा होता है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मुझे नहीं पता वो बात आप लोगों को याद है या नहीं याद है, लेकिन मैं आप लोगों को उस बात को एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूं तो शायद आप लोगों को बात याद आएगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेम वॉल्यूम है दो सॉइल्स का और एक सॉइल फाइन ग्रेन्ड है और एक सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है, तो किस सॉइल के अंदर वॉइड रेशियो ज्यादा होगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों सॉइल्स का सेम वॉल्यूम है, एक सॉइल फाइन है और एक सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है, फाइन सॉइल का वॉइड रेशियो ज्यादा होगा फाइन ग्रेन्ड का। फाइन 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 अब एक बात बताइए, अगर फाइन ग्रेन्ड का वॉइड रेशियो ज्यादा है तो ये चीज उल्टी हो जाएगी। अगर उसके अंदर वॉइड्स ज्यादा हैं, अगर उसके अंदर वॉइड्स ज्यादा हैं तो ये चीज उल्टी हो जाएगी। भाई यहाँ तो ये बोल रहा है ना कि जैसे जैसे पार्टिकल कम होगा, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज कम होगा वैसे वैसे डेंसनेस बढ़ती है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप डेंसनेस को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, कम होगा। देखिए ये लिखा हुआ इंक्रीज इन डेंसनेस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द साइज ऑफ पोर्स। डिक्रीज इन साइज ऑफ पोर्स का मतलब डिक्रीज इन साइज ऑफ पार्टिकल, है ना भाई? तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये तो एकदम उल्टा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वॉइड रेशियो हम फाइन ग्रेन्ड सॉइल का बढ़ा हुआ मान रहे हैं, लेकिन वॉइड रेशियो पूरी सॉइल की प्रॉपर्टी नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर इट, वॉइड रेशियो किसके टर्म्स में निकलता है? सॉलिड के टर्म्स में निकलता है। अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में देखेंगे तो सॉलिड के कंपैरिजन में हमेशा वॉइड रेशियो क्या निकल के आएगा? ज्यादा निकल के आएगा। किसका? एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल का। लेकिन अगर आप ओवरऑल मटेरियल को देखोगे तो ओवरऑल मटेरियल में हमेशा डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी फाइन ग्रेन्ड सॉइल की। तो अगर कभी भी आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो हमेशा इस बात को याद रखिए, एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के अंदर हमेशा डेंसिटी कम होती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल के कंपैरिजन में। फाइन ग्रेन्ड सॉइल की डेंसिटी हमेशा बहुत अच्छी होती है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की डेंसिटी फाइन ग्रेन्ड सॉइल के कंपैरिजन में अच्छी नहीं होती। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जितनी ज्यादा सॉइल की डेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा सॉइल के अंदर पार्टिकल का साइज भी छोटा होता जाएगा। और पार्टिकल का साइज अगर छोटा होगा तो उसके अंदर पोर का साइज छोटा होगा, और पोर का साइज छोटा होगा तो उसके अंदर हमेशा कैपिलरी राइज या सॉइल सक्शन बढ़ेगा, उसके अंदर कैपिलरी राइज इंक्रीज होता जाएगा। उल्टा अगर आप सॉइल को लूज करना चाहते हैं, मतलब सॉइल की डेंसिटी को कम करना चाहते हैं और बड़े पार्टिकल्स का यूज करना चाहते हैं, तो बड़े साइज और पोर्स बनेंगे, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन सॉइल सक्शन हो जाएगा। इसका क्लियर हो तो थोड़ा सा इन चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे। काफी आगे चलते हैं, ये 7 चीजें आपको याद रखनी है बेसिकली। इसके बाद मैंने कुछ टिपिकली रेंज ऑफ कैपिलरी राइज दी हुई है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है इसको याद रखने का, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हम सीधे सीधे याद रख सकें, है ना। ये मेरे ख्याल से साइज रेंज तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, 20 से 80 कोर्स ग्रेवल है, फिर फाइन ग्रेवल है, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट, ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, है ना। एक नई चीज आप लोगों को दिख रही होगी मेरे ख्याल से, है ना, एक नई चीज आप लोगों को मेरे ख्याल से दिख रही होगी, और वो नई चीज सबसे लास्ट में दिख रही होगी, दैट इज व्हाट कोलोइड्स करके दिख रहा होगा यहाँ पर। ये कोलोइड्स, कोलोइड्स कुछ भी नहीं होता, क्ले का ही पार्ट होता है ना। क्ले और कोलोइड्स एक ही होते हैं। क्ले के अंदर अगर पर्टिकुलरली पार्टिकल साइज 0.001 से भी नीचे चला जाता है तो उसको कोलोइड्स हम लोग बोलने लगते हैं, है ना। इसको जनरली सॉइल के अंदर अलग से लेकर के नहीं चलते हैं, इसको हमेशा क्ले के अंदर ही शामिल करते हैं। यहाँ पर अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका कैपिलरी राइज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और अलग से पूछा जाता है, इसीलिए इसको मैंने अलग से थोड़ा सा बताया हुआ है कोलोइड्स करके। एक बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जेई के अंदर कि कोलोइड्स के अंदर कैपिलरी राइज क्या होता है, तो इसका कैपिलरी राइज अलग से बताने के लिए मैंने इसको क्ले से थोड़ा सा अलग करके आप लोगों को सेपरेटली दिखाया हुआ है। तो ये चीज आप ये जो वैल्यूज हैं ये रफली आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी। आप जैसे भी इन चीजों को याद रखना चाहें उस तरह से आप याद रख सकते हैं, रफली आपको समझ में आना चाहिए। मतलब इन चीजों को रटिएगा मत कि 0.4 से 1.7, 0.4 से 1.7, थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर एक अंदाजा लगाइएगा कि जब भी ग्रेवल होता है तो पॉइंट्स में वैल्यू निकलती है 1 के आसपास, 1 के आसपास, है ना। जब भी फाइन ग्रेवल हो जाता है तो फाइन ग्रेवल के अंदर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है लेकिन 10 से छोटी रहती है। कोर्स सैंड के अंदर 10 से बड़ी लगभग वैल्यू हो जाती है। मीडियम सैंड के अंदर 50, 60, 70, 80 ऐसी वैल्यू हो जाती है। इस तरह से दिमाग में रखिएगा, है ना। एकदम रटेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, और कभी भी इस तरह के आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि कोर्स ग्रेवल के अंदर वो पूछ रहा है कि
कैपिलरी राइज कितना है और लिख के दे रहा है 0.3, 0.4, 0.7, 1.2, 1.4, इतनी क्लोज वैल्यू लिख के नहीं देगा आपको, यही सब ऑप्शन बना के देगा। पहला ऑप्शन लिखा होगा 0.4 से 1.7, 1.7 से 7, 7 से 17, 17 से 79। तो आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कि कोर्स लेवल के लिए क्या होगा, फाइन लेवल के लिए क्या होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इन चीजों को अपनी मेमोरी के अंदर रखिएगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यूज हैं, जो आपको ऊपर लिखी हुई वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यूज हमने कितने डिग्री सेल्सियस पे ऑब्टेन की हुई हैं? ये पूरी की पूरी वैल्यूज हमने ऑब्टेन की हुई हैं 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कैपिलरी राइज की। इसका क्लियर नोट, अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकालना चाहते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी ले सकते हैं। आपको एवरेज साइज रख देना है किसके अंदर? 0.0308 के अंदर, और अपॉन क्या करना है? एवरेज साइज से डिवाइड कर देना है। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप लोग कैपिलरी राइज की वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस के लिए भी निकाल सकते हैं। 9 सी हम लोग आगे चलते हैं। हालांकि उनमें फर्क नहीं आता ज्यादा, आप ज्यादा उसको लेकर के परेशान ना हो, बहुत हल्का फुल्का सा फर्क रहेगा। ये 0.4 से 1.7 है, वो 0.35 से 1.65 हो जाएगा, इतना फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो लगभग लगभग वैल्यूज यही रहेंगी, है ना, उसमें इतना होने की जरूरत नहीं है। 9 सी थोड़ा सा और आगे चलते हैं और लास्ट में एक फॉर्मूला देखते हैं जो एलन हेजन ने दिया था। एलन हेजन सॉइल मैकेनिक्स के अंदर बड़े बदनाम है। एलन हेजन का यही काम रहा है हमेशा, एलन हेजन का यही काम रहा है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। एलन हेजन ने हमेशा क्या काम किया है कि वो एक थ्योरी के अंदर हमेशा एक एम्पेरिकल इक्वेशन घुसा देते हैं, और बिना सिर पैर की उन्होंने एक इक्वेशन हर जगह घुसा के रखी हुई है। आप आगे भी देखेंगे, जब आगे हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे या आगे हम लोग दूसरी यूनिट्स के अंदर पहुंचेंगे, तो चाहे परमिलिटी की यूनिट हो, चाहे कंसोलिडेशन हो या फाउंडेशन हो, तो हमेशा वो एक एम्पेरिकल इक्वेशन घुसा देते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, बस वो इक्वेशन होती है और उनकी इक्वेशन वो मानी जाती है। ठीक है ना। तो उन्होंने कैपिलरिटी के अंदर भी एक काम कर रखा है। कैपिलरिटी की एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, कैपिलरिटी की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है 4Ts अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी। एक और इक्वेशन होती है कैपिलरिटी की जो एलन हेजन ने दी थी, और वो इक्वेशन थी एच सी इक्वल्स टू एच सी मैक्स, मतलब वही कि मैक्सिमम कितना कैपिलराइज हो सकता है वो एच सी है ना। तो एच सी इक्वल्स टू उन्होंने बोला था सी अपॉन ई डी टेन। सी की वैल्यू क्या था? सी की वैल्यू एलन हेजन कांस्टेंट माना जाता है, और जो एलन हेजन का कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0.1 से 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 0.1 से ये लिखी हुई है यहाँ पर, 0.1 से 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ई वॉइड रेशियो सब लोग जानते हैं, और डी10 क्या है? डी10 बेसिकली इफेक्टिव साइज या एवरेज साइज है, जो किसने दिया था? एलन हेजन ने दिया था। एलन हेजन ने इस साइज को कब दिया था? जब उन्होंने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया था। तो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब उन्होंने बनाया था, तब उन्होंने डी10 को क्या बोल दिया था कि ये इफेक्टिव साइज होगा सॉइल का। और डी10 की वैल्यू क्या होती है? द साइज बाई विच 10% पार्टिकल्स आर फाइन, और द साइज बाई विच 90% पार्टिकल्स आर कोर्स। इसका क्लियर हो ना? तो ये एक्सप्रेशन उन्होंने पूरा बनाया था। एक एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछा जाता है, और इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सीधे सीधे आते हैं, जहां पर वो या तो आपको सी की वैल्यू लिख के दे देगा, और अगर वो आपको सी की वैल्यू लिख करके नहीं देगा, अगर वो आपको सी की वैल्यू लिख करके नहीं देगा, तो फिर वो आपको सीधे सीधे सी की वैल्यू रखने के लिए बोल देगा कि सी की सूटेबल वैल्यू रखिए। तो आप 0.1 वहां पर यूज करेंगे जनरली। जो 0.1 की वैल्यू है इसको आप वहां पर डायरेक्टली यूज कर लेंगे, और इस 0.1 की वैल्यू रख के ई की जो वैल्यू दी हुई है, डी10 की जो वैल्यू दी हुई है, वहां से आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो ये एक एलन हेजन का इक्वेशन हुआ, है ना, सी अपॉन ई डी10। और एक इक्वेशन हम लोगों ने बेसिकली पढ़ी हुई है, वो इक्वेशन क्या थी? 4Ts गामा डब्ल्यू इंटू डी। दैट्स इट अबाउट कैपिलरिटी। आपको सॉइल सेक्शन या कैपिलरिटी के बारे में ये चीजें याद रखनी है। जो 7 पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, वो 7 पैरामीटर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और ये जो कुछ चीजें मैंने आपको समझाई हुई है, ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हम कैपिलरिटी के अगले पोर्शन के ऊपर चलते हैं, और कैपिलरिटी के अगले पोर्शन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैपिलरिटी का जो अगला पोर्शन होता है, उसमें हम लोग सॉइल के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ दिन पहले मैं जब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिंदा हुआ करता था, एक आप लोग सभी को ये इन्फॉर्मेशन है, आईसी का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप इस समय ऑनलाइन नहीं है, और ना ही आईसी का कोई व्हाट्सएप ग्रुप आगे कभी होगा। सिर्फ एक टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसे आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा और कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। तो तब अभी कुछ दिन पहले जब व्हाट्सएप ग्रुप था, तब अमनदीप खरे ने उसमें एक लिख के डाला था, टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन, कि न्यूट्रल स्ट्रेस मेरे ख्याल से क्या होती है। तो मैंने वहां पर वो देख लिया था, लेकिन इन चीजों को इतनी आसानी से हम समझ नहीं सकते, हमें उसके लिए पूरा यूनिट पढ़ना पड़ेगा, और हमें यहाँ तक आना पड़ेगा सॉइल के अंदर। जब हम यहाँ तक चीजों को अच्छे से समझ लेंगे, तब हम स्ट्रेसेस को समझ पाएंगे। अभी जब हम लोगों ने सॉइल वाटर को क्लियर कर लिया अपने दिमाग के अंदर, अब हम सॉइल स्ट्रेसेस को समझने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हैं।
और अगर सॉइल वाटर हमें बहुत अच्छे से कंफर्म होता है, अगर कैपिलरिटी हमें बहुत अच्छे से कंफर्म होती है, तो अब हम बहुत अच्छे से सॉइल वाटर को अपने दिमाग के अंदर लेकर के चल सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल स्ट्रेसेस। बेसिकली कई बुक्स के अंदर इसको अलग चैप्टर बोलते हैं और कई बुक्स के अंदर इसको सॉइल वाटर के अंदर ही जोड़ के रखते हैं और चैप्टर का नाम कर देते हैं सॉइल वाटर एंड स्ट्रेसेस। हम लोग इसको एक अलग चैप्टर मान के रखेंगे। अच्छा वो उसके पहले कोई और आ रहा है, छोटू को कोरोना हो गया तो छोटू आज एब्सेंट है। छोटू का भाई हमारे पास आया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेकर के, और छोटू का भाई हमसे क्या बोलना चाहता है। छोटू का भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलता है, और छोटू का भाई बोलता है कि कैपिलरिटी के अंदर जो डी है, स्मॉल डी सॉइल सेक्शन के अंदर, और स्मॉल डी की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल डी की वैल्यू कैसे ली जाती है। स्मॉल डी की वैल्यू लेने के लिए आप एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी एलन हैजन जी ने किया था। आप एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और वो फॉर्मूला होता है 0.2 इंटू डी टेन, या फिर ये फॉर्मूला होता है D10/5। दोनों एक ही बात है ना। तो आप एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, दैट इज D10/5, मतलब सॉइल का जो इफेक्टिव साइज है, उस सॉइल के इफेक्टिव साइज को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको सॉइल के अंदर जो एवरेज वॉइड साइज है वो एवरेज वॉइड साइज मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए। ये फॉर्मूला केवल यहीं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कभी पोल साइज अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो वहां पर भी आपको लिख के आना है। और ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए कि पोल साइज के लिए वाला फॉर्मूला होता है जो एलन हैजन ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का पूरा कैपिलरिटी खत्म होता है। नाउ हम लोग आगे चल सकते हैं। अगला जो चैप्टर है वो हम लोगों का स्टार्ट कर रहा है सॉइल स्ट्रेसेस। कैपिलरिटी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पहले डाउट पूछ सकते हैं। कोई डाउट पूछना है किसी को? कोई डाउट नहीं है किसी का? विवेक तुम्हें कुछ पूछना है क्या? मेरी आवाज आ रही है विकास जी? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। हेलो। हाँ जी बताइए, एक एक करके। हाँ सर, ये जो इसमें कैपिलरी ट्यूब बन रहा है कैपिलरिटी में, आप लोग दो लोग पूछ रहे हो, पहले ES-BPL 236, ES-BPL 236 केवल आप पूछिए। ओके। ES-BPL 236 बताइए। कुछ नहीं पूछना है आपको? नहीं सर। तो अपना माइक माइक बंद। ES-BPL 236 कुछ नहीं पूछना है तो माइक बंद कर लीजिए। साथ में आप जो पूछ रहे थे, आप क्या पूछना चाहते हैं? सागर 229। हाँ सर। ये हाँ सर, ये इसमें कैपिलरिटी में, कैपिलरी ट्यूब में हम्म, यदि यहाँ पे वाटर फिल करते हैं हम लोग, ठीक है। है ना, तो सर ये जो शेप बन रहा है मेनिस्कस का, ठीक है, ये कॉनकेव बनेगा ना? नहीं वाटर फिल और करते हैं तो ये शेप ऐसे ही बनेगा। देखो क्या होता है, दो तरह के शेप बनते हैं, है ना। सर नहीं, इसमें क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है वाटर के केस में, शेप मैं और बता रहा हूँ। ये दो शेप बता के तुम्हें बता रहा हूँ। एक शेप ऐसा बनता है और एक शेप ऐसा बनता है, ठीक है। ये हाँ सर। दो, ठीक है। इन दो शेप्स में क्या डिफरेंस होता है कि जब किसी भी मटेरियल की डेंसिटी बहुत हाई होती है, जब किसी मटेरियल की डेंसिटी बहुत हाई होती है तब ये वाला शेप बनता है, ये वाला, है ना। यस सर। जब बहुत हाई डेंसिटी रहती है, राइट। और जब बहुत कम डेंसिटी होती है तो ये वाला बनता है, लो डेंसिटी। कंपेरिजन ओके। किसके? वाटर के बराबर या वाटर से लो डेंसिटी रहेगी तो ये वाला शेप बनेगा, अदरवाइज ये बनेगा। अब ये शेप क्यों बनता है, मेरे ख्याल से तुम ये पूछना चाहते हो, है ना, है ना। हाँ सर। ठीक है, मैं ये बताता हूँ। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक फोर्स का नाम होता है कोहेजन और एक फोर्स का नाम होता है एडहेशन। ठीक है, कोहेजन क्या होता है, सेम सेम पार्टिकल्स में लगता है, और एडहेशन क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के पार्टिकल्स के अंदर लगता है। अब जब अपन इस वाले शेप के अंदर देखते हैं तो क्योंकि फ्लूइड की प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसकी डेंसिटी लो है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, व्हाटएवर। अगर उसकी डेंसिटी लो है तो उसकी डेंसिटी लो होने पर उसके पार्टिकल पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता। तो कोहेजन क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा सा
कम होता है। लेकिन एडेशन अगर उसके अंदर अच्छा है तो जो ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का जो मटेरियल है वो तो प्लास्टिक है ना, ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक और इस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बॉन्ड अच्छा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? यहाँ पर एडेशन फोर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कोहेशन फोर्स यहाँ पर उतने अच्छे नहीं होंगे। एडेशन फोर्स बहुत अच्छे होने की वजह से ये जो पार्टिकल होगा और जो प्लास्टिक होगी इसके बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। इसलिए ये जो वाटर वाला पोर्शन है ये नीचे की तरफ रह जाएगा और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अडेसिव जो फोर्सेस हैं वो कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा डोमिनेट कर गए, वो फोर्सेस ज्यादा अच्छे हो गए। दूसरा, जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर देखने पर मैं क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस बहुत अच्छे होते हैं, एडेसिव फोर्सेस उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। तो फ्लूइड फ्लूइड के जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, बहुत अच्छा फिजिकल अट्रैक्शन है, इसलिए वो पार्टिकल्स एक साथ एक दूसरे को पकड़कर ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। और जो एडेसिव फोर्सेस हैं वो एडेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस के कंपैरिजन में कमजोर हैं। तो जो प्लास्टिक और फ्लूइड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है। तो प्लास्टिक को पकड़ के ऊपर चढ़ने वाले पार्टिकल उतनी तेजी से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, क्योंकि अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है प्लास्टिक में और उस फ्लूइड के पार्टिकल में। दैट्स वाई शेप कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना, ये शेप ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इन दिस शेप में ये बेसिक अंतर होता है। वाटर के केस में हमेशा मेनिस्कस का फॉर्मेशन ऐसे ही होगा, है ना। वाटर के केस में अगर हम कभी बात करेंगे, वाटर से डेंस अगर कोई भी मटेरियल होगा, वाटर से डेंस अगर कभी कोई भी फ्लूइड होगा तो उसके अंदर जनरली इस तरीके का शेप बनता है। ठीक है, मैंने आपको ये बहुत सिंपल और बहुत साधारण भाषा में बताने की कोशिश करी है। हालांकि ये चीजें थोड़ी सी साइंटिफिक हैं, थोड़ी ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पर यूज होते हैं, पर मैंने आपको एकदम जो बिल्कुल आसान से आसान तरीका है उसके अंदर बताने की कोशिश करी है। ठीक है, वाटर से अगर कम डेंसिटी के कोई फ्लूइड होंगे, वाटर से डेंसिटी बहुत कम रहेगी, तो वहां भी चांसेस यही होंगे कि इस तरीके का मेनिस्कस बनेगा, इस तरीके का। ठीक है ना, जब भी कभी कोहेसिव फोर्स कम होंगे और एडेसिव फोर्स बड़े होंगे लो डेंसिटी के अंदर। ठीक है, हाँ, अगला डाउट किसका है? कीर्ति चौबे, आप बताइए। EF VPL 212, कीर्ति चौबे, आप बताइए, क्या कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। आपका हाथ ऊपर है असल में। विकास जी, इनका हाथ नीचे कर दीजिए। EF BPL 208, अजेंद्र पांडे जी, आप बताइए। सर एक सवाल था मेरा। हाँ, बताइए। सर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन permeability and capillarity? Capillarity is a phenomena, permeability is a property. Basically, whenever a water rises in a small diatube, then this particular phenomena is known as the capillarity, and permeability is the property of a medium which allows the flow of water through its interconnecting voids. So the basic difference between capillarity and permeability is very simple. Capillarity is a phenomena of water rise, and permeability is a property of a medium, soil, of every of any medium that allows the flow of water through its interconnecting voids. Is that clear or not? Yes, sir. So that means capillarity is a process. Phenomena. And yeah, definitely not process and phenomena. Okay, not and permeability is a permeability is a property of medium. property. Okay, sir. पूछना चाहते हैं अजेंद्र, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी के डाउट्स एंटरटेन हो चुके हैं। मैं जल्दी से कैपिलरिटी को कंक्लूड करता हूं, और कैपिलरिटी को कंक्लूड करने के बाद मैं सॉलिड स्टेसिस के अंदर पहुंच रहा हूं। कैपिलरिटी के अंदर आपको केवल 3 चीजें याद रखनी है। 3 चीजों में आपको पहली बात क्या याद रखनी है, HC का पहला वाला फॉर्मूला जो होता था TS 4TS अपॉन रो WD। अच्छा, एक बात और, अगर इस रो W को मुझे डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है, ये किसके टर्म्स में लिखा हुआ है अभी? यूनिट वेट के टर्म्स। मुझे इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो डेंसिटी टर्म्स में क्या लिख पाऊंगा? मैं डेंसिटी का फॉर्मूला जानता हूं, यूनिट वेट के संग क्या होता है? यूनिट वेट इक्वल्स टू होता है डेंसिटी रो इनटू व्हाट? G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से सब बच्चे इसको जानते हैं। डेंसिटी क्या होती है? वेट अपॉन वॉल्यूम, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी क्या होता है? मास इनटू वॉल्यूम।
ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं। तो आप गामा डब्ल्यू की जगह क्या लिख दीजिए, रो जी। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा 4 इंटू टीएफ अपॉन रो जी इंटू डी। ठीक है, तो ये रो जी डी, रो क्या है, डब्ल्यू वाटर का है ना, तो रो जी डी ये क्या बन जाएगा डेंसिटी के टर्म्स में। तो आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिटिविटी याद रखने हैं, और फैक्टर्स के अंदर भी जो 7 फैक्टर्स हैं है ना, उन 7 फैक्टर्स के अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा फिल्टर करके बता रहा हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिलरिटी याद रखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा फिल्टर करके बता रहा हूँ। एक तो आप वाटर कंटेंट बहुत अच्छे से याद रखना है, और दूसरा आपको टेम्परेचर बहुत अच्छे से याद रखना है ना। आप इन दो चीजों को बहुत अच्छे से याद रख के चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी छोड़ने हैं। तीसरी जो चीज आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी है एलन हेजन की इक्वेशन। एलन हेजन की इक्वेशन क्या दी गई थी, C अपॉन ई डी 10। सी की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0.1 टू 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर और मीटर वॉट एवर जो आपको लेके चलना है। ठीक है, दूसरी बात आपको जो वैल्यू यहाँ पे लेके चलनी है वो क्या लेके चलनी है, 0.1। और जो लास्ट में आपको बात याद रखनी है वो आपको क्या रखनी है कि जो वॉइड का साइज होता है, वो वॉइड का साइज क्या होता है, D10 अपॉन 5। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू D10। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होती है। बेसिकली इन चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इन चीजों को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, सॉइल के अंदर 5वां चैप्टर है सॉइल स्ट्रेसेस। अगेन बहुत छोटा सा चैप्टर है, सॉइल वाटर का हिस्सा होता है कई किताबों के अंदर, हम उसको अलग से चैप्टर लेके चल रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा कैपिलरिटी के, लेकिन सॉइल स्ट्रेसेस खत्म करने के बाद कंबाइन करके करवाऊंगा, क्योंकि कैपिलरिटी के एक दो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत छोटे, तो उनको अलग से डिस्कस करने का कुछ मतलब नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल आपको आज टेस्ट में दूंगा, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कल सॉइल स्ट्रेसेस खत्म करके करवाऊंगा। 2 लोगों के डाउट है सर अभी, हाँ जी बताइए। सागर और विवेक। विवेक बताओ। विवेक विवेक आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, अपना डाउट तुम लिख के पूछो तो ठीक रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी अभी भी। सागर ESBPL 229 आप बताइए। यस सर। सर ये डेंसनेस ऑफ सॉइल थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा सा आप बताइए डेंसनेस ऑफ सॉइल। देखो डेंसनेस ऑफ सॉइल क्या होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। डेंसिटी बढ़ना और डेंसिटी कम होना, इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, है ना, एकदम छोटे तरीके से। मैं एक ही सॉइल लेता हूँ, है ना, सेम सॉइल है मेरे पास, और मैं कैपिलरिटी के हिसाब से डेंसनेस को कंपेयर करना चाहता हूँ। ठीक है सागर? यस सर। मैंने क्या किया, इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से बहुत दूर दूर करके रख दिया। ठीक है, और इनको कौन सी स्टेट में रखा, लूज स्टेट में। लूज स्टेट। अभी जो यूनिट वॉल्यूम में मास होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा, डेंसनेस कम होगी या ज्यादा होगी? सर इसमें डेंसनेस लूज स्टेट में तो कम ही होगी। नो डाउट। नो डाउट। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको डेंस स्टेट में लेकर के आ गया। मैं जब डेंस स्टेट में इसको लेकर के आ गया तो मैंने इसके पार्टिकल्स को क्या कर दिया, एक दूसरे के पास पास लेके आ गया एकदम। यस सर। एकदम मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया ये पार्टिकल्स जो पहले दूर दूर थे। अभी इसकी डेंसनेस क्या हो जाएगी सागर, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा? बढ़ जाएगी सर। ओके, अब मुझे एक बात बताइए आप कि कैपिलरी राइज ज्यादा कहां पर होगा, आप खुद बताइए। लूज स्टेट में ज्यादा होना चाहिए। क्यों? सर क्योंकि वॉइड्स ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता था सागर, 4TS अपॉन गामा W इंटू गामा W इंटू D। ठीक है, यस। वॉइड का साइज बढ़ने से 4 पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। नो सर। वॉइड का साइज बढ़ने से पानी के सरफेस टेंशन पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। नो। वॉइड का साइज बढ़ने से पानी के यूनिट वेट पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। नो। लेकिन वॉइड का साइज बढ़ने से वॉइड के साइज फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। यस। इज दैट क्लियर और नॉट? तो Yes. HC इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ वॉइड, ये बात मैंने पहले बताई थी। ओके सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि वॉइड का साइज कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है? सर वॉइड का साइज दूर स्टेट में ज्यादा है, डेंस स्टेट में कम है। तो कैपिलरी राइज ज्यादा कहाँ होगा? सर कैपिलरी राइज डेंस स्टेट में ज्यादा होगा सर। पक्का? तुम इतना डर क्यों रहे हो, से बोलो ना। मैं डांट थोड़ी रहा हूँ। डेंस स्टेट में वॉइड का साइज बहुत छोटा है। yes, sir.
अगर यस सर, स्टेट में वॉइड का साइज बहुत छोटा है यस सर, आ गया साइज अच्छा समझ होगा, में, आ गया ठीक है। सर। ओके यहाँ पर सर। क्या लिखा हुआ है, इसको मुझे पढ़ के बताओ। सर कहाँ? यहाँ पर डेंसनेस ऑफ सॉइल को। Increase in denseness of soil result in decrease in the size of the pores of the soil and hence increase in soil function। ठीक है, ठीक है सर, आ गया समझ में सर। डेंसनेस बढ़ेगी तो पोर का ओके साइज सर। कम होता जाएगा, और अगर यस पोर का साइज कम होता जाएगा तो हमेशा क्या होगा, सॉइल के अंदर कैपिलरी राइज। सर, वही मुझे कंफ्यूजन वो कंपेक्शन से हो रहा था। डेंसनेस जितना कंपैक्ट करेंगे डेंसनेस उतनी बढ़ेगी। अभी 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 तुम्हें क्लियर हुआ है अभी नहीं तो हुआ? यस सर, अभी मुझे समझ में आ गया। ठीक, तो हाथ नीचे कर लो अभी। ओके सर। अमन, आपको कुछ अभी पूछना है क्या? विवेक ने चैट पे लिखा है सर। ओके, आवाज आ रही है तुम्हारी विवेक, तुम बोलो। सर पार्टिकल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वॉइड रेशियो के, एलन हेजन इक्वेशन में डायरेक्टली कर दिया है। नहीं, मैं नहीं समझा विवेक, बोल के बताओ विवेक, तुम्हारी आवाज क्या, मतलब क्या पूछना चाहते हो? एलन हेजन इक्वेशन मैंने लिख दी विवेक यहाँ पर, ये है ना मेरी हेजन इक्वेशन है H इक्वल्स टू सी अपॉन ई डी 10, ठीक है। अब ये विवेक बताओ अब। ओके, मतलब मेरा जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि तुम ये कहना चाहते हो कि सर यहाँ से तो मुझे 1/D10 मिल रहा है। शायद 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 तुम्हारी ये बात है ना, तुम ये कहना चाहते हो कि सर यहाँ से तो मुझे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D10 मिल रहा है, और ये तो गलत बात हो गई सर, तुम ये कहना चाहते हो, है ना। अब विवेक ये ना तुमने बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात करी है। कैसी बात करी है? भयंकर बड़ी मूर्खता वाली बात कर दी है ना। और तुम अगर मेरे सामने होते इस समय तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करता। अच्छा है कि ये क्लास ऑनलाइन चल रही है है ना। एक बात बताओ, ये एच कांस्टेंट है क्या? अगर मैं D10 को चेंज कर रहा हूं तो एच कांस्टेंट है क्या? विवेक लिख के बताओ, अगर D10 चेंज होगा तो एच कांस्टेंट रहेगा क्या? जब एच कांस्टेंट नहीं रहेगा तो तुमने E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D10 कैसे लिख दिया बेटा, एच को यहां से हटा के? जब एच कांस्टेंट नहीं है तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप तुम कैसे बना के लिए आए? प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें कांस्टेंट चीज चाहिए होती है ना। अभी थोड़ी देर पहले जब सागर ने मुझसे पूछा था तो मैंने एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनाया था, तो मैंने सागर को लिख के बताया कि एच इक्वल्स टू होता है 4TS रो W इंटू डी, ठीक है। तो मैंने सागर से क्या बोला कि सागर जब वॉइड का साइज चेंज हो रहा है तो वॉइड का साइज चेंज होने पर चार पे कोई फर्क पड़ा? सागर ने बोला, उसने बोला नहीं। मैंने बोला इस पे कोई फर्क पड़ा? उसने बोला नहीं। मैंने बोला इस पे कोई फर्क पड़ा? उसने बोला नहीं। मतलब ये सब चीजें क्या हो गई वॉइड के साइज से, ये सब चीजें वॉइड के साइज से कांस्टेंट हो गई ना। तो ये पूरा क्या निकल के आया, ये पूरा कांस्टेंट निकल के आया। अगर ये पूरा कांस्टेंट निकल के आया तब तो मैं बोल सकता हूँ कि एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ये हो गया। अब अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है तो E इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D10। अब जो स्लाइड में लिखा हुआ है मैं उसके ऊपर आता हूँ, है ना, रुको 2 मिनट। जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो चीज क्या बोल रही है मैं उसके ऊपर आता हूँ, मैं स्लाइड को फिर से खोल लेता हूँ। ये देखिए, है ना, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। वो बोलता है कि द एबव expression shows that decrease in effective grain size causes a decrease in void ratio and increase in capillary rise। ठीक है, क्या गलत लिखा उसके अंदर उसने? वो बोल रहा है कि डिक्रीज इन ग्रेन साइज, अगर ग्रेन साइज के अंदर डिक्रीज होगा मतलब D10 कम होगा तो वॉइड रेशियो कम होता है, उसमें कुछ मतलब अलग बात नहीं है। अगर तुम्हारी वाली बात सही होती तो फिर ये उल्टा हो जाता ना यार, सही होती। और तुम तो ये बोल रहे हो ना कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D10। अगर तुम E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D10 बोल रहे हो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा तो वॉइड रेशियो बढ़ना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन इफेक्टिव ग्रेन साइज कॉजेस अ डिक्रीज इन वॉइड रेशियो। ये तो सही बात है, ये तो मैं हमेशा बताता हूँ। तो मुझे फोन करना अगर तुम्हें कुछ फर्दर कंफ्यूजन है विवेक, है ना, तो मैं तुम्हें वहां पर ये वाली चीज कंफर्म करूंगा। जो तुम बोल रहे हो ना वो वाली चीज नहीं हो रही है ना।
तुम जो बोल रहे हो वो वाला मतलब यहाँ पर ऐसा निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर HC मेरा कॉन्स्टेंट नहीं है, तो उस चीज को अपने दिमाग के अंदर लेकर के मत आओ। कोई दिक्कत होती है तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। और से कोई डाउट अभी आगे चल सकता हूँ, किसी अभी को पूछना है? अर्पिता ने शायद पूछने के लिए वो किया था, ओपन किया था माइक। बताइए अर्पिता। नो सर। ठीक है, तो हम लोग अब सॉइल स्ट्रेसेस को स्टार्ट करते हैं, सॉइल स्ट्रेसेस को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली सॉइल स्ट्रेस क्या होती है। सॉइल स्ट्रेस को समझने के लिए पहले हमें सॉइल प्रेशर को समझना होगा, है ना, और सॉइल प्रेशर को समझने के बाद फिर हम सॉइल स्ट्रेस को समझ पाएंगे। तो आज हम लोग जस्ट सॉइल स्ट्रेसेस को स्टार्ट करेंगे, सॉइल प्रेशर को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद कल के लेक्चर के अंदर हम लोग सॉइल स्ट्रेसेस को खत्म करके और परमेबिलिटी के चैप्टर को पढ़ेंगे। और आप मान के चलिए परमेबिलिटी का चैप्टर होना मतलब सॉइल 50% तक खत्म हो जाना, है ना। तो अब हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है सॉइल के अंदर, हम लोग जल्दी जल्दी चैप्टर्स को खत्म करते जा रहे हैं। आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दीजिए जो भी। अच्छा, एक चीज और मुझे आप लोगों से बोलनी है, बड़ी गलत बात है, आप सभी लोग जो भी क्लास के अंदर हैं, आप सभी लोग टेस्ट में अपेयर नहीं होते। जो डेली टेस्ट हम लोग असाइन कर रहे हैं, उस डेली टेस्ट के अंदर आप लोग अपेयर नहीं हो रहे हैं। विकास जी, कल से छोटा सा एक काम ये करेंगे कि जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसको अगले दिन की क्लास में आप एडमिट मत कीजिएगा, मैं आपको लिस्ट भेज दिया करूंगा डेली, तो आप अगले दिन की क्लास में एडमिट मत कीजिएगा, है ना। मुझे भी दिख जाते हैं वो जो नहीं करते हैं टेस्ट जी जी। तो एक टेस्ट छोड़ने का मतलब 3 क्लास के लिए बैन, ये नियम अपन आज से बना देते हैं। 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में भाई 10 मिनट का टाइम लगता है, इवन 10 मिनट से भी कम का टाइम लगता है, 2-4 मिनट लग जाता है। अब अपने कैरियर के लिए अगर तुम 4 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी यार। सॉइल स्ट्रेस क्या होता है? लेट अस सपोज दैट कि कहीं पर कोई सॉइल का एक नेचुरल इस तरीके का एक ग्राउंड है ना, इसका क्लियर हो, ये नेचुरल एक सॉइल का ग्राउंड है, मैं इसको ग्राउंड लेवल लेके चलता हूँ, ये एक ग्राउंड लेवल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सॉइल स्ट्रेस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर, जैसे लेट अस सपोज दैट मैं इस पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहा हूँ, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर के सॉइल के अंदर टोटल कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर के सॉइल के ऊपर टोटल कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, इतने लेवल पर आकर के सॉइल के अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ सॉइल के अंदर आने वाली टोटल स्ट्रेस। सॉइल के अंदर स्ट्रेस कहाँ से आती है? सॉइल के अंदर स्ट्रेस आती है प्रेशर से। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ना व्हाट इज द स्ट्रेस? ये जो लेवल आपको एक नीचे दिख रहा है ना, ये जो लेवल मैंने यहाँ पर नीचे एक बनाया हुआ है, कौन सा लेवल? ये वाला। मैं एक लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, लेट अस सपोज दैट ये लेवल, इसके नीचे भी सॉइल, इसके ऊपर भी सॉइल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसके नीचे भी सॉइल, इसके ऊपर भी सॉइल। अब अगर इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर आप देखते हैं तो इस पर्टिकुलर लेवल पर आपको क्या दिखता है कि ऊपर वाली सॉइल क्या कर रही है? नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है। ऊपर वाली सॉइल क्या कर रही है? नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है। लगा रही है नहीं लगा रही? ऊपर वाली सॉइल नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है, और ये सॉइल क्या करेगी? ये सॉइल नीचे जाने की कोशिश करेगी, है ना, अपने प्रेशर की वजह से ये सॉइल नीचे जाने की कोशिश करेगी। लेकिन नीचे वाली सॉइल इसको नीचे जाने देगी क्या? नीचे वाली सॉइल इसको नीचे जाने देगी क्या? इसको नीचे बिल्कुल नहीं जाने देगी। नीचे वाली सॉइल क्या करेगी? इसको उल्टा प्रेशर लगा देगी। इसको उल्टा प्रेशर कहाँ लगाएगी? वो इस पर प्रेशर लगा देगी कहाँ? ऊपर की तरफ। इस तरह से वो इस पर प्रेशर लगा देगी कहाँ? ऊपर की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब मेरे ख्याल से सब बच्चों को इस फिगर के अंदर प्रेशर क्या है और स्ट्रेस क्या है ये मेरे बिना बताए समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप सभी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप सभी को विज्ञान की बहुत बेसिक नॉलेज अच्छे से है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, स्ट्रेस क्या है। ये जो ऊपर से आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का क्या है? प्रेशर। और जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों कैसे हैं? अपोजिट नेचर में है। दोनों सेम है, दोनों कैसे हैं? अपोजिट नेचर में है। दोनों सेम में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये लेवल कोलैप्स नहीं हुआ, ये लेवल कोलैप्स नहीं हुआ। अगर ये लेवल कोलैप्स हो जाता है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है, कौन सी वाली लाइन? ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये जो लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, जो आपको ये लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, अगर ये लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन ये लाइन नीचे चली जाती है या इस लाइन का सेटलमेंट हो जाता है, देन आई कैन से दैट प्रेशर इज नॉट इक्वल टू द स्ट्रेस, है ना। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? प्रेशर स्ट्रेस से ज्यादा हो चुका है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? प्रेशर स्ट्रेस से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अगर प्रेशर यहाँ पर स्ट्रेस से ज्यादा नहीं हुआ, प्रेशर यहाँ पर स्ट्रेस से ज्यादा नहीं हुआ, तो मैं बड़ा क्लियरली क्या बोल दूंगा कि यहाँ पर प्रेशर और स्ट्रेस दोनों बराबर हैं, ये लेवल अपनी जगह पर है और सॉइल फेल नहीं होगी। तो एज लॉन्ग एज सॉइल इज नॉट फेल्ड, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों बराबर रहेंगे। बस हमें सिर्फ स्ट्रेस के बारे में बात करनी है, हमें सिर्फ प्रेशर के बारे में बात करनी है। इन एंटायर सॉइल मैकेनिक्स हम फेलियर को कभी कंसीडर करते नहीं है। इन एंटायर सॉइल मैकेनिक्स हम फेलियर को कभी कंसीडर करते नहीं है। और अगर हम फेलियर को कंसीडर नहीं करेंगे,
अगर हम फेलियर कंसीडर नहीं करेंगे तो प्रेशर और स्ट्रेस हमारे लिए हमेशा सेम रहने वाले हैं। एक और चीज जो अब यहाँ पर हम लोगों को समझनी होगी, लेट सपोज दैट मैं एक हाइट ले लेता हूँ, है ना, उसके बाद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मेरे लिए। लेट सपोज दैट मैं एक हाइट ले लेता हूँ और उस हाइट की वैल्यू मैं ले लेता हूँ जेड, है ना, जेड। जेड इज द हाइट, जिस हाइट पर नीचे जाकर के और मैं इस प्रेशर को और इस स्ट्रेस को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। इज दैट क्लियर और नॉट? नो, सी क्लियरली, ये जो सॉइल है पर्टिकुलरली, ये जो सॉइल है, इस सॉइल का जो यूनिट वेट है ना, इस सॉइल का यूनिट वेट अपन ले लेते हैं गामा। इज दैट क्लियर और नॉट? इस सॉइल का जो यूनिट वेट है उस यूनिट वेट को अपन ले लेते हैं गामा। थोड़ा सा अपनी आंखें और अपना दिमाग ये दोनों एकदम खोल के सुनिएगा, किसी और कहानी में मत खोइएगा, अपने दिमाग को कहीं और लेकर के मत जाइएगा। हम लोग सॉइल स्ट्रेसेस का बेस क्लियर कर रहे हैं इस समय। अगर ये बेस आपका क्लियर होता है ना, तो सॉइल स्ट्रेसेस में आपको सच बता रहा हूं, इस पूरे जन्म में, ये जो जन्म आपको एक मिला है ना मानव का, इस जन्म में, पूरे जन्म में सॉइल स्ट्रेसेस में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपका ये बेस क्लियर नहीं हुआ ना, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपको सॉइल स्ट्रेसेस क्लियर कर ले। आपको केवल रटना पड़ेगा चीजों को। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, कुछ भी न्यूमेरिकल, कुछ भी ऑब्जेक्टिव आ जाए आपसे बचेगा नहीं। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सॉइल का यूनिट वेट है गामा। यूनिट वेट क्या होता है भाई? यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। इसका क्लियर और नॉट? यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, है ना, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। जो किसी भी मास की वजह से नीचे फोर्स लग रहा होता है, उस फोर्स को ही तो हम क्या बोलते हैं? उस मास का वेट बोलते हैं। नाउ सी, मुझे अगर इस लेवल पर प्रेशर निकालना है या मुझे इस लेवल पर स्ट्रेस निकालना है, तो प्रेशर या स्ट्रेस क्या होता है ना? प्रेशर या स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं एरिया कितना मान लूं? यूनिट मान लूं। यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर जो फोर्स आ रहा होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे जो फोर्स आ रहा होगा, फोर्स किसके टर्म्स में आएगा? सॉइल का, सॉइल के वेट के टर्म्स में। जो फोर्स आ रहा होगा वो फोर्स ही क्या हो जाएगा? प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी, स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो इस पर्टिकुलर जगह पर फोर्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? फोर्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स मतलब वेट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? वेट निकालना तो अब आप लोग उसके अंदर चैंपियन हो गए होंगे। वेट निकालना क्या होता है? यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। इससे क्लियर हो नॉट? यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। तो यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आप यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? इस पर्टिकुलर जगह पे फोर्स मिल जाएगा। उस फोर्स को आप यहाँ पर रख दीजिए। उस फोर्स को आप जैसे यहाँ पर रखेंगे आपको क्या मिल जाएगा? आपका आंसर मिल जाएगा। तो उस चीज को अपन करने की कोशिश करते हैं कि उस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपको कोई बेसिक समझ में आ गया है तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। देखिए, मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर जगह पर प्रेशर फाइंड आउट करना है ना, कि यहाँ पर प्रेशर कितना निकल के आ रहा है या फिर यहाँ पर स्ट्रेस कितनी निकल के आ रही है, मुझे उस चीज को फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मुला लिखा, प्रेशर या स्ट्रेस मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, दोनों चीजें एकदम बराबर होंगी जब तक मेरी सॉइल कोलैप्स नहीं हो जाती। तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? प्रेशर की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है? फोर्स को मैंने लिख दिया वेट अपॉन व्हाट? अपॉन मैंने लिख दिया एरिया। कौन सा एरिया? इस लेवल पे मैं जितने एरिया के अंदर प्रेशर निकालना चाहता हूँ। इज दैट क्लियर? नाउ वेट ऑफ सॉइल, तो मैं वेट ऑफ सॉइल को क्या लिख सकता हूँ? वेट ऑफ सॉइल को मैं लिख सकता हूँ यूनिट वेट इनटू व्हाट? वॉल्यूम, है ना। तो जो मेरा वेट ऑफ सॉइल है, वेट ऑफ सॉइल को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ? वेट ऑफ सॉइल को मैं फर्दर लिख सकता हूँ गामा सॉइल का। ये जो गामा है, ये जो गामा यहाँ पे दिया हुआ है मुझे, ये वाला गामा, गामा इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ क्या? एरिया इनटू हाइट या डेप्थ, व्हाटएवर। यहाँ पर जो एरिया रहा होगा वो एरिया और इनटू डेप्थ। एरिया इनटू डेप्थ मेरा वॉल्यूम के बराबर होता है। इन चीजों को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अगर मैं इन चीजों को यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरा प्रेशर का वैल्यू क्या आ जाएगा? मेरा प्रेशर का वैल्यू निकल के आ जाएगा फोर्स। फोर्स मतलब वेट, और वेट को मैंने क्या लिखा हुआ है? गामा इनटू एरिया इनटू डेप्थ, और अपॉन क्या चल रहा है मेरा? एरिया। अगर मैं सेम एरिया में काम कर रहा हूँ, मतलब ये वेट जितने एरिया में निकल लग रहा है और मैं उतने एरिया में क्या लगा रहा हूँ, अगर प्रेशर निकालता हूँ तो एरिया से एरिया कट जाएगा, और फाइनली जो मेरे प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी, वो प्रेशर की वैल्यू क्या निकल के आएगी? गामा इनटू डेप्थ। अब अगर मुझे प्रेशर कहाँ फाइंड आउट करना है, मुझे प्रेशर निकालना है कौन से पॉइंट पर? जेड डेप्थ पर। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? गामा इनटू व्हाट? जेड। अगेन आप में पे जो भी प्राणी ये सोच रहे हैं कि सर ये तो ये फालतू डेरिवेशन करवा रहे हैं, हमें तो केवल फॉर्मुलों से मतलब है, आप फॉर्मूला रट के नहीं निकाल पाएंगे व्यापम। जो 5-6 क्वेश्चन
डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो हमें सॉल्व करने हैं, और उन चीजों के लिए हमें इन बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। इज क्लियर और नॉट? तो मेरे ख्याल से यहाँ से आप लोगों को प्रेशर निकालना समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सॉइल मास के नीचे प्रेशर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके आपको डेप्थ कैलकुलेट करना है कि कितनी डेप्थ नीचे में प्रेशर को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। आप जिस भी डेप्थ पर प्रेशर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप उस डेप्थ पर पहुंच जाइए और उस डेप्थ का उस सॉइल की यूनिट वेट में इनटू कर दीजिए। आप जैसे उस सॉइल की यूनिट वेट में इनटू करेंगे, यू विल फाइंड द प्रेशर। ये बात समझ में आती है? तो बच्चों को नहीं आती है? प्रेशर की यूनिट क्या होगी भाई? प्रेशर की 200 बच्चे जानते हैं, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसकी यूनिट तो बताना गुनाह हो जाएगा बहुत बड़ा, है ना? फिर तो मतलब आपको इंजीनियर कहना थोड़ा सा गलती हो जाएगी। प्रेशर की यूनिट सब बच्चे जानते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ से क्या निकल रही है? यहाँ से वही निकल रही है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इनटू क्या लिखा हुआ है? मीटर। तो मीटर से मीटर क्यूब कट गया, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? आपको मिल गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब डायमेंशन भी बराबर है दोनों साइड की। अगर डायमेंशन दोनों साइड की बराबर है तो हमने एकदम सही फॉर्मूला निकाला है। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी अगर सॉइल के नीचे किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर प्रेशर को फाइंड आउट करना है, तो उस प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए आपको केवल क्या करना है? डेप्थ को मेजर कर लेना है। डेप्थ को मेजर करके यूनिट वेट का उसमें इंटू कर देना है। अगर आप यूनिट वेट का इंटू कर देंगे तो आपको वहां पर प्रेशर मिल जाएगा। तक क्लियर हो नोट? ठीक। नाउ सी, अगली स्लाइड पे चलते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर बेसिक हमारी समझ में आया है तो बेसिकली जो प्रेशर होता है वो 3 तरह का होता है। इसको प्रेशर भी बोलेंगे और इसको स्ट्रेस भी बोलेंगे ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अपना। मैं प्रेशर बोलता हूं तब भी वही बात है, मैं स्ट्रेस बोलता हूं तब भी वही बात है। प्रेशर मतलब नीचे की तरफ वेट और स्ट्रेस मतलब ऊपर की तरफ उसका रेजिस्टेंस, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? एक लेवल पर सेम रहेगी। तो आप उसको कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, उसके अंदर कभी परेशान मत होइएगा, है ना? सी क्लियरली 3 तरह के प्रेशर या स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है इफेक्टिव, दूसरा होता है पोर, और तीसरा होता है टोटल। ये 3 तरह के प्रेशर या 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है इफेक्टिव, अगला होता है पोर, और अगला होता है टोटल। ऐसा क्लियर होना? नौ से इनको एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इफेक्टिव आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं टोटल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि लेट अस सपोज दैट ये पर्टिकुलरली सॉइल मास था, है ना? ये पर्टिकुलर सॉइल मास था मेरा, और इस सॉइल मास के अंदर मुझे क्या करना था? किसी एक पर्टिकुलर जगह पर मुझे, ये मेरा ग्राउंड लेवल था, मुझे किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, इस पर्टिकुलर लेवल पे मुझे टोटल प्रेशर निकालना था। तो टोटल प्रेशर उसी तरह से निकलेगा जिस तरह से मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले। आपको टोटल प्रेशर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी गामा इंटू जेड। जेड क्या है? ये वो हाइट है जहां पर आपको प्रेशर निकालना है। अब टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको यहाँ पे गामा कौन सा लेना है? गामा आपको वो लेना है जो गामा है, एक्चुअल गामा। जो भी गामा आपका है एक्चुअल या फिर टोटल गामा, जो भी गामा है वो आपको गामा ले लेना है। एक्चुअल या टोटल गामा का मतलब क्या? अगर बल्क है, पार्शियली सैचुरेटेड है, तो बल्क ले लो। अगर ड्राई है सॉइल तो क्या ले लो? ड्राई ले लो। और अगर पूरे में पानी भरा हुआ है ना, लेट अस सपोज दैट ऊपर एक नदी बह रही है, कैसे? ये जो पूरी की पूरी पहाड़ी आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी पहाड़ी एक नदी में डूबी हुई है, लेट अस सपोज दैट, है ना? और ऊपर तक क्या बह रही है? ऊपर तक नदी बह रही है, यहाँ तक ये नदी का लेवल आ रहा है इस जगह पर, और नीचे क्या है? पानी पानी भरा हुआ है, हर जगह हर जगह हर जगह पानी पानी भरा हुआ है। अगर हर जगह पानी भरा हुआ है तो पूरे के पूरे पॉइंट्स क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे, और ये कौन सी सॉइल हो जाएगी? सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी। तो इस गामा को आप क्या ले लीजिए? सैचुरेटेड गामा ले लीजिए, ये आपका गामा सैचुरेटेड हो जाएगा। तो जब भी कभी आप टोटल बात कर रहे हैं, तो टोटल बात करने के लिए आप हमेशा क्या याद रखना है कि जिस भी स्टेट में सॉइल है, आप उस पर्टिकुलर स्टेट में उसको कंपेयर कर लीजिए, है ना? आप उस पर्टिकुलर स्टेट में उसको कंपेयर कर लीजिए। वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर या टोटल स्ट्रेस। दूसरा, एक होता है पोर प्रेशर या पोर स्ट्रेस। एक होता है पोर प्रेशर या पोर स्ट्रेस, पोर प्रेशर या पोर स्ट्रेस। इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम होता है न्यूट्रल प्रेशर या न्यूट्रल स्ट्रेस। इसको न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूट्रल होता है, कुछ नहीं कर पाता बेचारा, है ना? इसके बस की कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती इसके बस की, इसलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं, है ना? टॉफी क्यों न्यूट्रल बोलते हैं? क्यों इसके बस की कुछ भी नहीं होती, ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। सपोज दैट एक सॉइल मास है, फिर से मैं सेम केस पर आता हूँ। ऊपर क्या बह रही है? नदी बह रही है, ये पूरा का पूरा सॉइल मास डूबा हुआ है पानी में, तो इसके हर वॉइड के अंदर क्या भरा हुआ होगा? पानी भरा हुआ होगा। अगर आप किसी लेवल पर, कोई लेवल है और वो लेवल क्या है? सपोज दैट जेड डेप्थ नीचे आ रहा है, और जेड डेप्थ नीचे आप क्या निकालना चाहते हैं? आप जेड डेप्थ नीचे प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सॉइल का तो आप कैसे निकाल देंगे? गामा सैचुरेट इनटू जेड। सॉइल का आपने कैसे निकाल दिया? प्रेशर गामा सैचुरेट इनटू जेड। ये आपका क्या हो गया? टोटल प्रेशर। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये जो गामा सैचुरेट आपने लिखा हुआ है, इस गामा सैचुरेट के अंदर क्या क्या आया?
गामा सैचुरेट के अंदर सॉलिड भी आ गए और प्लस वाटर भी आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर आपने यहां पे लिखा हुआ है गामा सैचुरेट इनटू जेड टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर मतलब गामा सैचुरेट के अंदर, भाई सैचुरेट तो पूरा होता है, सैचुरेट का मतलब वॉइड, वॉइड में पानी, और सॉलिड सैचुरेट का मतलब पूरी सॉइल होती है, वॉइड का वाटर भी सैचुरेट में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेट में सैचुरेशन में इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे लिख दिया गामा सैचुरेट, इसका मतलब आपने क्या किया, वहां पानी भी ले लिया, वहां वाटर भी ले लिया, एग्जैक्टली और नॉट। अब अपन क्या करते हैं, न्यूट्रल प्रेशर अलग से निकालते हैं, न्यूट्रल या पोर प्रेशर अलग से निकालते हैं। और पोर प्रेशर क्या होता है, वाटर का प्रेशर। ये जो पूरी की पूरी सॉइल की हाइट है, ये पूरी की पूरी सॉइल की हाइट किसके अंदर डूबी हुई है, पानी के अंदर। तो यहाँ पर पोर का प्रेशर भी निकलेगा। पोर पूरे किससे भरे हुए हैं, पानी से। और पानी की हाइट कितनी है, जेड। ये ऊपर वाली हाइट भी हम ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। और अभी के लिए मैं इसको चेंज कैसे करता हूँ, लेट अस सपोज दैट जो मेरी नदी है, वो मेरी नदी कहाँ बह रही है, एकदम पहाड़ी पर टॉप पर बह रही है। तो पानी भी कितनी हाइट में भरा हुआ है, इस लेवल के, पानी भी इस लेवल के ऊपर, लेट अस सपोज दैट जेड हाइट तक ही भरा हुआ है। तो पोर प्रेशर क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू जेड। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ, जो टोटल प्रेशर था उसको तुमने लिखा गामा सैचुरेट इंटू जेड, ठीक है। सैचुरेट लिखा मतलब उसके अंदर सॉलिड भी आया और उसके अंदर वाटर भी आया, और फिर तुमने लिखा पोर प्रेशर अलग से। अब पोर प्रेशर तुमने अलग से क्यों बनाया, क्योंकि तुमको सॉलिड का प्रेशर निकालना था, क्योंकि तुमको सॉलिड का प्रेशर निकालना था। और सॉलिड के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव प्रेशर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, इफेक्टिव प्रेशर होता है टोटल माइनस का पोर। पोर का मतलब कौन, वाटर। और सॉलिड का मतलब टोटल का मतलब कौन, टोटल का मतलब सॉलिड प्लस वाटर। टोटल के अंदर क्या लिया था, सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब क्या, सैचुरेट का मतलब होता है वाटर प्लस सॉलिड। और पोर का मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर प्लस सॉलिड के प्रेशर में से किसके प्रेशर को माइनस कर रहे हो, वाटर के प्रेशर को। वाटर के प्रेशर को माइनस करने से क्या मिल रहा है, सॉलिड का प्रेशर। और सॉलिड के प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव प्रेशर। इसका क्लियर हो नॉट, सॉलिड के प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव प्रेशर। तो यहां पर मेरी क्या समझ में आता है, मैं इस चीज को मिटाता हूं, इस चीज को मिटा के अब हाईलाइट को लिखता हूं कि यहां पर क्या तीन चीजें हैं। तीन तरह के प्रेशर आपको बताए, स्ट्रेस भी बोल सकते हैं इसको, है ना, बार बार बोल रहा हूं। तीन तरह के प्रेशर आपको बताए। एक प्रेशर कौन सा बताया, टोटल प्रेशर। एक प्रेशर कौन सा बताया, पोर प्रेशर, पोर प्रेशर। और एक प्रेशर कौन सा बताया, इफेक्टिव प्रेशर। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का मतलब सॉइल का टोटल प्रेशर, सॉइल जिस स्टेट में है उस स्टेट में सॉइल का टोटल प्रेशर, है ना, है ना। मतलब सॉइल के अंदर जो भी कुछ है, उसके अंदर सॉलिड है तो सॉलिड, उसके अंदर वाटर है तो वाटर। एयर बेटा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सॉइल के पहले दिन से बताता आ रहा हूं कि एयर के वेट को नेग्लेक्ट करते हैं। जब वेट नेग्लेक्ट हो रहा है तो प्रेशर भी नेग्लेक्ट होगा, तो एयर नहीं होता, सॉलिड और प्लस वाटर, है ना। ये दोनों मिलाकर एक लेवल पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टोटल। वाटर नहीं होगा तो सॉलिड सॉलिड का हो जाएगा। पोर क्या होता है, पोर होता है केवल वाटर का प्रेशर, केवल वाटर की वजह से, पोर में जो वाटर भरा हुआ है उसकी वजह से प्रेशर। और इफेक्टिव प्रेशर होता है सॉलिड की वजह से प्रेशर। अब सॉलिड के प्रेशर को निकालने के लिए हम टोटल और पोर निकालते हैं। टोटल और पोर निकाल के हम कैसे लिखते हैं कि इफेक्टिव प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर और माइनस का पोर प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर को दिखाते हैं सिग्मा डैश से, टोटल प्रेशर को दिखाते हैं सिग्मा से, और इसको दिखाते हैं यू से। तो जो मेरा फाइनल एक टर्म निकल के आता है, वो मेरा फाइनल टर्म क्या निकल के आता है कि सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा डैश सॉरी सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा डैश की वैल्यू सिग्मा माइनस का यू के बराबर होगी। तो आप इसी इक्वेशन को ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, ऊपर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस यू, वो यू को वहां लेकर के चले गए। मतलब वो क्या बोल रहा है कि जो टोटल की वैल्यू है, किसी सॉइल के अंदर टोटल प्रेशर है, वो किस किस के बराबर है, सिग्मा डैश मतलब सॉलिड का प्रेशर और यू मतलब पोर का प्रेशर। तो पोर के अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो, और जो सॉलिड का अकेले का प्रेशर बन रहा है सॉलिड का प्रेशर, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनता है, टोटल प्रेशर। ठीक है, नाउ सी एक बात और बड़ी क्लियरली जो बच्चों के दिमाग में आता है, टोटल तो ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि सॉइल का जो टोटल मास था, वाटर था, सॉलिड था, उन दोनों को मिला के जो प्रेशर आया वो बना। लेकिन सिग्मा डैश को इफेक्टिव क्यों बोला और यू को न्यूट्रल क्यों बोला, पोर को न्यूट्रल क्यों बोला, बात यहाँ पर आगे फंसती है। ये नाम इसको क्यों दिए गए, है ना, ये नाम इसको इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि इनके पापा को ये नाम पसंद थे। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रीजन है जिसकी वजह से इफेक्टिव और न्यूट्रल का नाम दिया गया है। देखिए सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सॉइल की जो डेंसिटी है, सॉइल के अंदर जो परमिएबिलिटी है, सॉइल के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी है ना, इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है,
इन सब चीजों को कंट्रोल करता है सॉलिड का जो इंटरकनेक्टिंग जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस, उनके अंदर जो प्रेशर का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जैसे कि लेट अस सपोज दैट इज सॉइल है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे ये मेरे अलग अलग सॉलिड्स रखे हुए हैं, ये मेरे सॉलिड्स रखे हुए हैं। अब इन सॉलिड्स के अंदर, इस सॉइल मास के अंदर क्या होता है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर देखेंगे तो उस पर्टिकुलर लेवल पर अगर आप देखते हैं तो बीच में क्या भरा हुआ है, लेट अस सपोज दैट बीच में पानी भरा हुआ है, बीच में ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। बस मैं आपका थोड़ा सा टाइम और लूंगा क्योंकि मैं इस टॉपिक को असल में बीच में छोड़ नहीं सकता। इस टॉपिक को अगर मैंने बीच में छोड़ दिया तो मुझे पूरी चीजें कल रिपीट करनी पड़ जाएंगी, है ना। ये बीच में क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा अगर मैं इस सॉइल के नीचे का लेवल अगर मैं नीचे एक लाइन देखूंगा, मैं नीचे एक लेवल देखूंगा लाइक दैट, ये मेरा एक लेवल है, ये एकदम नीचे आके यहाँ पर मैं थोड़ा सा मोटी लाइन बना देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। ये बीच में एक नीचे आके लेवल है, मैं यहाँ पर टोटल प्रेशर देखना चाहता हूँ। अब क्या होता है, सॉइल के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबसूरती होती है। सॉइल के अंदर क्या होता है, जो पानी का प्रेशर होता है वो पानी 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 के थ्रू काम करता है। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जो पानी के अंदर का प्रेशर होगा ना, वो पानी के अंदर का प्रेशर क्या होगा, इन वॉइड्स के अंदर काम करेगा। वो सॉलिड को बिल्कुल टच नहीं करता, बिल्कुल वॉइड के अंदर काम करेगा क्योंकि वॉइड पूरे इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इन वॉइड्स के थ्रू आकर वो कहाँ आ जाएगा, फाइनली इस लेवल के ऊपर आ जाएगा और पानी का प्रेशर पूरा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। सॉलिड का जो ट्रांसफर होगा ना, सॉलिड के प्रेशर का जो ट्रांसफर होगा ना, वो सॉलिड के प्रेशर का ट्रांसफर क्या होगा, सॉलिड के प्रेशर का ट्रांसफर सॉलिड टू सॉलिड होगा। इस सॉलिड ने इस पर डाला, इसने इस पर, अपनी कॉन्टेक्ट सरफेस के थ्रू, इसने इस पर डाला, इसने इस पर डाला, इसने इस पर डाला, इसने इस पर डाला, और सॉलिड के थ्रू ये वाला प्रेशर कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा इस पर्टिकुलर लेवल पर। तो वाटर का प्रेशर वाटर के थ्रू आया और सॉलिड का प्रेशर सॉलिड के थ्रू आया। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जब एक रिवर का बेड पूरा पानी से भीग जाता है, मतलब रिवर का लेवल ऊपर उठाता है, तब वो बेड स्टेबल है। और जब रिवर का जो पानी का लेवल है वो उसके बेड के नीचे चला जाता है तो बेड कोलैप्स नहीं होता, वो बेड वहीं की वहीं रहता है। मतलब जब पानी उसके पोर्स के अंदर अच्छे से भरा था तब भी वो पानी सॉलिड्स के प्रेशर को सपोर्ट नहीं कर रहा था, सॉलिड को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो उस पानी के नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है? जैसे गमले के अंदर मिट्टी है, ध्यान से मेरी बात देखिएगा, गमले के अंदर मिट्टी है, वो गमले के अंदर मिट्टी अभी रखी हुई है, आपने उस गमले के अंदर पानी भर दिया अच्छे से और उसके हर वॉइड को पानी से भर दिया। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, आपने उस गमले को रख दिया, वो गमला 2 दिन 3 दिन 4 दिन धूप में रखा रहा। आप 4 दिन के बाद देखेंगे कि 4 दिन के बाद वो जो पर्टिकुलर गमले का पानी है वो पूरी तरह से इवापोरेट हो गया, वो पूरा पानी बाहर निकल गया। गमले के पूरे सॉलिड नीचे चले गए क्या, वो पूरे के पूरे बहुत तेजी से नीचे धस गए क्या, वो बहुत नीचे बैठ गए क्या? नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि जब उनके बीच में पानी था तब पानी उन सॉलिड्स को सपोर्ट कर ही नहीं रहा था। सॉलिड कैसे सपोर्ट हो रहे थे? सॉलिड तो एक दूसरे से सपोर्ट हो रहे थे, वो एक दूसरे का सहारा थे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बाद में भी एक दूसरे का सहारा है। पानी के आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पानी के आने से गमले का टोटल वजन बढ़ गया था। अगर आप गमले की पेंदी पर, गमले के बॉटम पर आप टोटल वजन देखेंगे तो वो जरूर बढ़ गया था पानी के आने से। पानी के जाने से वो वजन कम हो गया, लेकिन सॉलिड कोलैप्स नहीं हुए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सॉलिड एक दूसरे को खुद ही सपोर्ट कर रहे थे। अब जो सॉलिड्स का खुद का एक दूसरे को सपोर्ट करके जो खुद का वेट बन रहा है, नीचे ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। और बीच में जो पानी भरा हुआ था पोर्स के अंदर, उनके अंदर जो प्रेशर था दैट इज पोर प्रेशर। अब सॉलिड के को इफेक्टिव क्या बोलते हैं? सॉलिड्स के बीच में कितने वॉइड होंगे, परमिबिलिटी कितनी होगी, सॉलिड के अंदर कंप्रेशन कितना होगा, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं इन सॉलिड के थ्रू होने वाले प्रेशर के डिफरेंस से। इस सॉलिड के थ्रू कितना प्रेशर डिफरेंस हो रहा है और इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर सॉलिड का प्रेशर कितना है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ये सॉलिड बहुत भारी होंगे, परमिबिलिटी छोटी सी हो जाएगी, डेंसिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? वॉइड बहुत छोटे से हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगा। पानी का प्रेशर किसी भी प्रॉपर्टी को कंट्रोल नहीं करता। पानी आता है, पानी जाता है, सॉलिड्स को कोई फर्क नहीं करता। सॉलिड्स तो अपना प्रेशर खुद ही ले रहे हैं, सॉलिड्स अपने हिसाब से अपने आप को खुद ही देख रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी आया पानी गया। सॉलिड पहले भी सपोर्टेड थे, अब भी सपोर्टेड है। इसलिए इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल प्रेशर, क्योंकि न्यूट्रल है, ये कुछ भी नहीं कर रहा। ये आके केवल पोर को भरता है, ओवरऑल वेट को बढ़ाता है और जाके चला जाता है, पोर्स को खाली कर देता है, उसकी जगह एयर आ जाती है और उसका ओवरऑल वेट कम हो जाता है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव और इसको बोलते हैं पोर। तो आज हमने टोटल स्ट्रेस को क्लियर कर लिया, पोर स्ट्रेस को क्लियर कर लिया, इफेक्टिव स्ट्रेस को क्लियर कर लिया कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। अब जो हमारा अगला टर्म होगा उस अगले अपनी क्लास के अंदर, जो हमारी कल सुबह 10 बजे से क्लास रहने वाली है,
हम अपनी कल सुबह 10 बजे वाली क्लास के अंदर बहुत अच्छे से इस बात के ऊपर ध्यान देंगे कि इनको निकालते कैसे हैं, इन चीजों को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं और न्यूमेरिकल के अंदर इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो कल जल्दी से आधे घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर हम सॉल्व करेंगे पूरी स्ट्रेसेस को, क्वेश्चंस को इस चैप्टर के, और उसके बाद हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे परमिबिलिटी। परमिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बहुत काम आएगा, आपको बहुत सारी न्यूमेरिकल्स परमिबिलिटी के आपके एग्जाम के अंदर मिलेंगे और वो आपको कल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको प्रेफर स्ट्रेसेस समझ में आई होंगी। जिन जिन के क्वेश्चन है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग अभी जाएंगे। कल आपकी 2 क्लास रहेंगी, सुबह 10 बजे से आपकी क्लास रहेगी सॉइल मैकेनिक्स की और रात में 8 बजे से आपकी क्लास रहेगी हाईवे इंजीनियरिंग की। विकास सर अगर कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं ठीक है, अब और तो कुछ है नहीं। हाँ ये है टेस्ट से रिलेटेड, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो नहीं दिख रहा हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना। किसी कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। सर जी सर मैं ये बोल रहा था कि प्रेशर के कारण स्ट्रेस होता है या फिर स्ट्रेस के कारण प्रेशर होता है सर? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? सर कोई किसी के कारण नहीं होता हेमराज, है ना? ना प्रेशर के कारण स्ट्रेस होता है, ना स्ट्रेस के कारण प्रेशर होता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, और सर ये परमेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो सर ये वाटर को होल्ड रखने की कैपेसिटी को ही परमेबिलिटी बोलते हैं क्या? नहीं, परमेबिलिटी किसी भी मीडियम के थ्रू वाटर के मूवमेंट को बोला जाता है। अगर तुम किसी गमले में पानी डाल रहे हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी उस गमले में सॉइल के थ्रू पानी को नीचे तक ला रही है, उस सॉइल के थ्रू पानी का फ्लो करवा रही है, उस सॉइल की उस प्रॉपर्टी को परमेबिलिटी बोलते हैं। परमेबिलिटी की बात हम परमेबिलिटी के चैप्टर में करें तो ज्यादा अच्छा है हेमराज। हेलो सर। स्ट्रेसेस के अंदर बहुत कुछ था ना अभी समझने के लिए, इसकी बात अमन पहले कर रहा था, तो तब वो बात करना अच्छी नहीं थी आज से 10-12 दिन पहले। अब आप बात कीजिए स्ट्रेसेस की। इस तरह से परमेबिलिटी की बात आप परसों की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, परसों तक मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और स्ट्रेस प्रेशर में जिन भी लोगों को दिक्कत होती है, देखिए स्ट्रेस प्रेशर कुछ ऐसी चीज नहीं होती कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, है ना? स्ट्रेस और प्रेशर एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं है। केवल प्रेशर एक्शन होता है और जो स्ट्रेस होती है वो रिएक्शन होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? और न्यूटन अपने थर्ड लॉ के अंदर क्या बोलते हैं? न्यूटन अपने थर्ड लॉ के अंदर बोलते हैं कि जब भी कभी कोई एक्शन होता है तो उसके अपोज में एक रिएक्शन होती है और उसके बराबर होती है। अगर वो मटेरियल कैपेबल है तो वो बिल्कुल भी ये नहीं बोलते कि एक्शन होने के बाद रिएक्शन जनरेट होती है या रिएक्शन होने के बाद एक्शन जनरेट होता है या एक्शन पहले आता है रिएक्शन पहले आती है। प्रेशर स्ट्रेस की जो कहानी है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से निकली है और न्यूटन अपने थर्ड लॉ में बड़ी क्लियरली बोलते हैं कि हमेशा जब भी कभी एक एक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन वहां पर होगी, अगर वो मटेरियल कैपेबल है तो। हाँ अमन बताओ, पूछो अमन। सर एक डाउट था, ये फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल में डेंसनेस का क्या है? मतलब फाइन ग्रेन की ज्यादा होती है कि कोर्स ग्रेन की? फाइन ग्रेन की डेंसनेस जनरली ज्यादा होती है। फाइन सॉइल की डेंसिटी जनरली ज्यादा होती है। देखो इसके बारे में क्या है, अब एक बात मैं आपको, इसके बारे में एकदम बहुत क्लियरली हम कुछ ये नहीं बोल सकते कि हम एक जनरल स्टेटमेंट मेड कर दें या हम ये वाली चीज कहीं लिख के दे दें, है ना? असल में क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर सॉइल का सॉलिड है वो पर्टिकुलर सॉलिड किस ओरिजिन से आ रहा है, वो पर्टिकुलर सॉलिड किस ओरिजिन से आ रहा है। जैसे कि लेट अस सपोज दैट ग्रेवल है, आप उस ग्रेवल को किसी सॉइल के संग कंपेयर कर रहे हो, अब वो ग्रेवल काहे का बना हुआ है? अगर वो ग्रेवल ग्रेनाइट का बना हुआ है तो सबसे ज्यादा डेंसिटी उसी की होगी, किसी और चीज की डेंसिटी ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर वो ग्रेवल सैंडस्टोन का बना हुआ है तो बहुत कम डेंसिटी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है मन? यस सर। सॉइल के अंदर पार्टिकल्स का वेट कितना है इस बात से गवर्न होती है चीज। अपन सीधे सीधे इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते कि फाइन ग्रेन की हमेशा ही ज्यादा होगी या कोर्स ग्रेन की हमेशा ही ज्यादा होगी। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों सॉइल्स के जो सॉलिड है वो कहां से जनरेट हो रहे हैं। आप एक राख ले लो, राख है ना, राख समझते हो ना, किसी चीज को जला के जो राख बनती है। अब वो राख आपने ली, राख क्या होती है? क्ले का फॉर्म होता है। जो राख होती है, जो एस होती है, वो क्ले का फॉर्म होता है। अब उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, आप किसी से भी कंपेयर कर लो, बहुत हल्की होती है, उसके अंदर वजन ही नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और वहीं पर आप कोई क्ले बनाओ ग्रेनाइट को घिस के, ट्रफर के अंदर ग्रेनाइट सॉइल को घिस लो, ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है उस ग्रेनाइट को घिस लो, उसकी डेंसिटी बहुत निकलेगी क्योंकि उसके अंदर बहुत वजन होता है। तो अगर आपको डेंसिटी को कंपेयर करना है तो आपको ओरिजिन पे पहुंचना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सॉइल के जो सॉलिड्स हैं वो कहां से आ रहे हैं और उस पर्टिकुलर सॉइल कितना वजन रखते हैं। ठीक है ना? यस सर, वही डाउट था कि अगर डेंसिटी अगर फाइन ग्रेन की ज्यादा होती है तो फिर वाइट रेशियो कम होता। इसको अपन अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं।
मैंने वो चीज केवल ये कहने के लिए वहां समझाया था कि जब भी कभी हम डेंसनेस बढ़ाते हैं ना, तो पोर का साइज छोटा हो जाता है, पार्टिकल एक दूसरे के पास आता है, जो कि जनरली किसके अंदर होता है, फाइन ग्रेन के अंदर। और जब भी कभी हम यस सर। कम करते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, वो कहाँ होता है, कोर्स ग्रेन के अंदर। तो वो एक मैंने मोस्ट ऑफ द वाला केस यस कहा सर। था, ऐसा जनरल स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। पर सर ये तो सही है ना कि वो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वॉइड रेशियो कम होगा। हाँ ये बिल्कुल सही है, डेंसिटी ज्यादा है तो वॉइड रेशियो कम होना चाहिए, ओवरऑल वॉइड का ये सही है। वॉइड रेशियो नहीं, वॉइड रेशियो तुम गलत टर्म बोल गए, ओवरऑल वॉइड्स का वॉल्यूम कम होना चाहिए, ये बोलो, वॉइड रेशियो नहीं, अच्छा ठीक है ना। ओवरऑल वॉइड्स का वॉल्यूम कम होना चाहिए, ये बोलो। ओवरऑल वॉइड्स का वॉल्यूम कम होगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ओवरऑल वॉइड्स का वॉल्यूम कम होगा। वॉइड रेशियो के बारे में बात मत करो, क्योंकि वो सॉलिड्स के साथ कनेक्ट होता है। ओके सर ओके। सर कल टेस्ट भी होगा क्या? टेस्ट का बोला था हाँ कल वेडनेसडे। टेस्ट होगा आप लोगों का। आप लोगों की ऐप में कितने बजे? आप लोगों के 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं ना, जी। ठीक इसी तरह से कल शाम तक आपको एक 30 या 35 क्वेश्चन का टेस्ट भी मिल जाएगा, वो भी ऑनलाइन टेस्ट। ओके। हमारे यहाँ सब चीजें ऑनलाइन नहीं है ना, आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट का एक असाइन हो जाएगा, 24 घंटे का टाइम रहेगा, 24 घंटे में आप कभी भी उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके सबमिट कर पाएंगे, और जो डेली प्रैक्टिस है वो तो आएगी जैसे आती है वैसे ही। ओके सर। आज चाहता है, ठीक है, फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर हेलो सर। हाँ सर ये आज का एक क्विज का क्वेश्चन था कि मतलब नियरली सेम साइज के पार्टिकल किस ग्रेड में होते हैं, पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली नियरली सेम। तो सर उसमें नियरली बोला था मतलब हाँ तो नियरली सेम मतलब एक ही साइज का पार्टिकल। पुअरली मतलब उसमें से अप्रोक्सीमेट नहीं पुअरली नियर। ग्रेड होता है अगर एक साइज रेंज होती, जैसे कि अगर एक सॉइल के अंदर 4.75 mm से लेकर के और लेट सपोज दैट 2 mm तक के पार्टिकल हैं, और सॉइल कौन सी है, कोर्स ग्रेन्ड है, तो ये हो गई पुअरली ग्रेडेड। ये नियरली सेम नहीं, ये पूरी साइज रेंज है। ओके सर ओके। ठीक है ना। सर एक और डाउट था क्विज का सर, वो सेंसिटिविटी का वाटर कंटेंट पर कैसा, मतलब वो वाटर कंटेंट अगर हम चेंज करते हैं तो सेंसिटिविटी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है उसका? वाटर कंटेंट चेंज कर ही नहीं सकते सेंसिटिविटी में, ये इसने बोल दिया। ये तो सेंसिटिविटी का ये सर मतलब बहुत बेसिक कंडीशन है कि जब भी कभी आप सेंसिटिविटी फाइंड आउट करोगे तब आप रिमोल्डेड स्टेट में और आप अनडिफाइंड स्टेट में जब शेयर स्ट्रेंथ निकालते हो, वाटर कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए, वाटर कंटेंट शुड बी द सेम। सर अगर चेंज होता है तो क्या होगा? नहीं चेंज कर ही नहीं सकते भाई, सेंसिटिविटी के अंदर सेंसिटिविटी मेजर ही नहीं कर पाओगे आप अगर आप वाटर कंटेंट ही चेंज कर दोगे क्यों, तो ये वाटर कंटेंट के चेंज करने से शेयर स्ट्रेंथ वैसे ही चेंज हो जाएगी ना, सेंसिटिविटी निकाल ही नहीं पाओगे आप। अगर आप किसी सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट कम कर दोगे तो सॉइल हार्ड हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अब आप सेंसिटिविटी फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। ओके सर ओके। ठीक है ना। तो कभी भी अगर सेंसिटिविटी का टेस्ट हो रहा है तो वाटर कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए, सेंसिटिविटी के टेस्ट की कंडीशन है ना। एक वेन शेयर एपरेटस होता है, वेन शेयर एपरेटस सेंसिटिविटी का टेस्ट बताता है, तो उसके अंदर एक कंडीशन रखी जाती है कि वाटर कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए सॉइल, वाटर कंटेंट चेंज हो गया तो सेंसिटिविटी का टेस्ट ही नहीं हो पाएगा, सेंसिटिविटी निकल के नहीं आ पाएगी। ओके सर थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर ये थ्योरी जो है कार्ल तरजागी की है ना सर, ये इफेक्टिव स्ट्रेस कौन सी फॉर वाली? प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, यही वाली सर जो भी हम स्टडी कर रहे थे। कौन सी, ये जो मतलब आप ये अभी स्ट्रेसेस इन सॉइल सर, अभी जो नहीं पढ़ रहे थे। टरझागी की नहीं है, टरझागी ने तो केवल इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें दी हुई हैं, टरझागी की थ्योरी नहीं है, तो जनरल थ्योरी है, जनरल फिजिक्स है, किसी की स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है ये, अच्छा सर। एक जनरल फिजिक्स है ये तो, टोटल स्ट्रेस, पोर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना जनरल फिजिक्स का काम है, ये थ्योरी किसी की पर्टिकुलर नहीं है। टरझागी के अंदर केवल कुछ चीजें दी हुई हैं। यस सर। और किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है एंड करें सर। जी बंद कर देते हैं। सभी को नमस्कार, कल मिलेंगे। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बोल रहे हैं कि क्लास दिन में हो सकती है क्या, आप विकास जी को फोन कर लें एक बार और आपकी जो भी समस्या है उसे अवगत करवा दें, तो आपकी समस्या का विकास जी निदान करेंगे। ठीक, आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे।